वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा जी आज का पेपर? कुछ कुछ चीज़ें तो पेपर में मज़ेदार चीज़ें आई हैं जी, इनकम टैक्स में, जीएसटी में। और एमसीक्यूज तो हमेशा यूजुअल ट्रेंड को फॉलो करते हुए थोड़े ट्रिकी रखे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया है। जल्दी से प्लीज सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, क्विकली ज्वाइन दिस सेशन सो दैट वी कैन डिस्कस दी आंसर्स। एंड एक चीज पहले ही बोल रहा हूं सेशन के लिए, आप में से जिन भी लोगों के ग्रुप 2 के एग्जाम्स है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू वॉच दिस सेशन। आप वीडियो से लॉग आउट कर दीजिएगा। दिस इज ओनली इंटेंडेड फॉर पीपल जो लोग ग्रुप 1 से फिर फ्री हो गए। मैं ऑनेस्टली विलिंग भी नहीं था सेशन लगाने के लिए, बट काफी सारे बच्चे जो ग्रुप 1 से फ्री हो गए वो कह रहे सर बता दो ना, प्लीज बता दो ना, बता दो प्लीज बता दो। तो फिर हार के सेशन लगाने का सोचा है। तो आप में से जिन भी लोगों के ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं, आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, इमीडिएटली लॉग आउट कीजिए, अपने ग्रुप 2 के पेपर्स के लिए पढ़िए। हाँ जी, जो लोग ग्रुप 1 के एग्जाम से फ्री हो गए हैं उनसे बात करते हैं। हो गया जी अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर, टैक्स का पेपर। क्या कहानी आज के पेपर की, क्या करके आए हो? सर अब क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए हैं वो तो एक बार आप ही बता दीजिए, क्या ठीक है क्या गलत है, उसी के बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे ठीक था या गलत था। तो चलिए जी डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सेम। टू माई बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट आंसर्स मेरे ठीक होने चाहिए। इन केस अगर आपको लगे कि सर नहीं नहीं ये आंसर तो नहीं बनता, कुछ और बनता है, तो अपने इनपुट्स को शेयर कीजिएगा। आपके आंसर्स को मैं चेक करता हूं और आप मेरे आंसर्स को चेक कीजिएगा। देखिएगा क्या मैं आपको सही रीजनिंग जस्टिफिकेशन दे पा रहा हूं नहीं दे पा रहा हूं। चलिए, हाँ जी कैलाश, आई अग्री विद दिस इनपुट कि इनकम टैक्स का जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली इजी था। क्वेश्चन आंसर्स भी कंपैरेटिवली इजी थे। इनफैक्ट जो हमारे पास 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया है, वैसा ही क्वेश्चन ना नवंबर 19 एग्जाम्स में आया था। वो क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स के क्वेश्चन बैंक में भी डाला हुआ था। जो आपके जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए इनकम टैक्स का एडिशन था बुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 था। तो मैक्सिमम आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में था क्वेश्चन नंबर 11, उससे मिलता जुलता था 15 मार्क्स का। तो अगर आपने अपने क्वेश्चन बैंक को तरीके से कवर अप किया हुआ था तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज और, जब मैंने आपको परसों रिवीजन लिस्ट अवेलेबल करवाई थी कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन जो है वो स्लम सेल का भी आपके लिए डाला था और उसी लाइंस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चलो जी गैस इस बार ठीक बैठ गया। जो मैं आपको बोल रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आया है आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, इसी लाइंस पे क्वेश्चन है। जैसे वाला क्वेश्चन एग्जाम में नवंबर 19 एग्जाम में 14 मार्क्स का आया था, आज इसी लाइंस पे क्वेश्चन जो है वो मेरे पास 15 मार्क्स का आया है। और मतलब 90% तो क्वेश्चन के फिगर्स भी एज इट इज सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पोर्शन के साथ। सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास एमसीक्यू को लेकर ही थी। मिस्टर मोहनराज ऑफ केरला, unregistered under GST, deals with supply of cosmetic items within Kerala. He ordered an iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra, through online from an electronic commerce operator located in Delhi. He gave his Kerala address for billing and his son's hostel address in Maharashtra for delivery. The supplier in Delhi dispatched the ordered phone from his godown in Karnataka. जीएसटी में हमेशा एग्जामिनर जो होता है ना वो अमेंडमेंट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और ये वाला जो पॉइंट है वो आपकी जनवरी 2025 की जो मैंने अमेंडमेंट वीडियो डाली थी डायरेक्टली उससे कवर है। ये आपकी क्लैरिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की सेक्शन 10(1) सीए पे, उसी पे है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो 10(1) सीए के केस में हम चेक करते हैं। हमारे पास आता है ना कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो B2C ट्रांजैक्शन है, तो B2C ट्रांजैक्शन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) सीए के हिसाब से चेक की जाती है। तो वहां पे हम कहते हैं रेसिपिएंट का जो एड्रेस इनवॉइस में रिकॉर्ड किया जाता है वो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। और इसी में क्लैरिफिकेशन ये आई थी कि अगर आपके पास इनवॉइस पे दो अलग अलग एड्रेस है, एक है बिलिंग एड्रेस और एक है मेरे पास डिलीवरी एड्रेस, तो कौन से एड्रेस को आप प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कंसिडर करेंगे? तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये थी कि जहां पे आपके पास बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों होते हैं तो वहां पे आप डिलीवरी एड्रेस को कंसिडर करेंगे एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जनवरी 2025 के लिए जो अमेंडमेंट्स आई थी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड थी ये वाली बात। तो यहां पे आप एक चीज देखिएगा, जो आपका सप्लायर है वो सप्लायर रजिस्टर्ड कहां पे है? तो सप्लायर जी दिल्ली का सप्लायर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर दिल्ली में है, लेकिन इनका गोडाउन कर्नाटका में है।
बिलिंग एड्रेस कहां का दिया गया, बिलिंग एड्रेस केरला का दिया गया, और सन के डिलीवरी एड्रेस कहां का दिया गया, सन के हॉस्टल का एड्रेस जो महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे लिए क्या होगी, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे लिए महाराष्ट्र का होगी। तो पॉइंट नंबर 2 जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र का। सेक्शन 10(1) CA ऑफ IGST एक्ट यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे हम कहते हैं जब बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस आपके दो एड्रेसेस इनवॉइसेस पे हो रखे होते हैं तो डिलीवरी एड्रेस को आप रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी। बेटा आईजीपी कोई लीव नहीं, क्या आईजीपी के साथ ये कैसी बातें करते हो आप भी। He applied for registration under GST in the name of Mohan Raj and Company, a proprietorship concern, and got registered in the state of Kerala. ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया केरला में। During the month of June 2024, he purchased goods valued rupees 5 lakh for making further supply. 5 लाख रुपए के गुड्स आपने खरीदे हैं, परचेजेस हैं। Out of the above purchases, he gifted stock worth rupees 2 lakh to his daughter, who is doing the same line business in Kerala to help her. एक बात बताइए, ये 2 लाख की जो गिफ्ट है, क्या इससे मैं सप्लाई मानूं या ना मानूं? ये जो 2 लाख रुपए का गिफ्ट है, should it be treated as supply or not? Waiting for your answer. अगला, he supplied stock valued at rupees 1,50,000 to an unregistered buyer in Kerala. फिर इसके बाद मोहन राज पेड रुपीज 10,000 टुवर्ड्स रेंट टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द शॉप टेकन ऑन रेंट एट अ बस टर्मिनल इन केरला। एंड लास्ट में आ रहा है ही पेड अ रेंट ऑफ 20,000 फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट इन केरला। दिस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस। उर्वश बेटा आप कह रहे हो सर अदर्स आर सेइंग दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला। बेटा एक काम करते हैं, अगर आपको इस रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है तो जो हमारे पास आईसीआई की तरफ से ही जो मटेरियल होता है जहां पे वो स्टैट्यूटरी अपडेट्स रिलीज करते हैं, उन्हीं स्टैट्यूटरी अपडेट्स में मैं आपको ये वाली चीज दिखा देता हूं। आईसीआई ने जो रिलीज की थी, या जो आईसीआई का नया एडिशन है स्टडी मटेरियल का May 25 एंड ऑनवर्ड्स, उसमें भी ये वाली जो बात है वो इनकॉर्पोरेटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। तो देखिएगा, place of supply of the goods particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered person where billing address is different from the address of delivery of goods। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, the place of supply of goods shall be the address of delivery of goods recorded in the invoice। ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। चलिए आगे आते हैं इस क्वेश्चन में। हम परचेजेस करके आए हैं 5 लाख रुपए की, और 5 लाख की परचेजेस में से हमने 2 लाख रुपए का सामान जो है वो डॉटर को दे दिया, डॉटर को फ्री में दे दिया। एक पर्सन के लिए उसकी डॉटर रिलेटेड पर्सन होती है, और रिलेटेड पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो हमेशा मेरे लिए सप्लाई मानी जाती है। हमेशा मेरे पास जो है वो सप्लाई मानी जाती है रिलेटेड पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है। तो ये 2 लाख रुपए जो है, ऑल्दो ये गिफ्ट की ट्रांजैक्शन है, बट मैं स्टिल इसे सप्लाई मानूंगा। तो बात ऐसी है, परचेजेस मेरी यहाँ पे 5 लाख रुपए की है, और उसके बाद यहाँ पे 2 लाख रुपए की मेरी सप्लाई मानी जाएगी, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज विद अ रिलेटेड पर्सन। शेड्यूल 1 की अगर मैं बात करता हूँ, शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो वहां पे हम कहते हैं व्हेन द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मैटर। अगली चीज, आपने स्टॉक सप्लाई किया 1.5 लाख का एक अनरजिस्टर्ड बायर को, तो ये ट्रांजैक्शन एक B2C ट्रांजैक्शन है, बायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन मेरे लिए सप्लाई मानी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली कहानी, मोहन राज पेड रुपीज 10,000 टुवर्ड्स रेंट टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द शॉप टेकन ऑन रेंट एट अ बस टर्मिनल इन केरला। आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहां की केरला की, उससे आपने एक जगह किराए पे ली है। जब भी हम गवर्नमेंट से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, उस किराए के रिस्पेक्ट में आपका आरसीएम का लॉ लगता है, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। रेसिपिएंट का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या था क्या नहीं था वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। सो इफ रेंटिंग सर्विसेज
renting of immovable property services are provided by government to a registered person under GST, that transaction is taxable under RCM and preceding financial year का टर्नओवर जो है वो रेसिपिएंट का मैटर नहीं करता, तो इस 10,000 की ट्रांजैक्शन पे आपका RCM का लॉ लगेगा। अगली कहानी, he paid a rent of rupees 20,000 for a residential house property taken on rent in Kerala. This property was used for his personal residence. ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लेटिंग आउट है ना, वो आज के पेपर में काफी ज्यादा जो है वो चेक हुई है। इसके रिस्पेक्ट में आपको डिटेल लॉ पूरा क्लास में समझाया हुआ है। अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे जाती है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे जाती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को गई हुई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांजैक्शन जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है। और अगर प्रॉपर्टी किराए पे जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे आपको इसका चेक करना होता है यूसेज। अगर ये पर्सनल यूसेज के लिए होती है और बिजनेस से कोई भी लिंकेज नहीं होता तो भी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर इसका लिंकेज किसी ना किसी तरह से बिजनेस यूसेज से होता है, ये बिजनेस यूसेज वाला पॉइंट आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में भी चेक हुआ है, अगर बिजनेस यूसेज के लिए होता है तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती है, और ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती है अंडर आरसीएम। ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में टैक्सेबल होती है। बट इस एग्जिस्टिंग केस में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो प्रोपराइटर ने अपनी पर्सनल यूसेज के लिए ली है, इसका इसके बिजनेस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून 2024 इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजैक्शंस इफ एनी विल बी डैश ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखिए जी, आरसीएम तो आईटीसी तो परचेजेस पे मिलेगा। परचेजेस में 5 लाख की आपकी गुड्स की परचेजेस है। इसके बाद आपकी थर्ड पॉइंट जो है, प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे ली है, एक वो ट्रांजैक्शन है। और उसके बाद जो आपका फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट में हम कहते हैं जो आपका 20,000 रुपीज का अमाउंट है वो तो एग्जेम्प्ट है। तो इनवर्ड लेग पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, एक तो 5 लाख के गुड्स की और एक 10,000 की सर्विसेज की, क्योंकि 20,000 की ट्रांजैक्शन तो एग्जेम्प्ट है। गुड्स के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 6% है, मतलब 12% आपका जीएसटी रेट, और सर्विसेज पे 18% जीएसटी रेट है, जिसमें सीजीएसटी 9 और एसजीएसटी 9। तो एक तो 5 लाख की वैल्यू पे 6% और 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आएगा, उसका आईटीसी मिलेगा। और एक 10,000 की वैल्यू पे 9% का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आएगा, उसका आईटीसी मिलेगा। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आएगा आपका, हो गया जी 5 लाख पे 6% और 10,000 पे 9%। तो बिल्कुल जी सही जवाब है। बहुत सारे मतलब 2-3 बच्चों ने मेरे को जो जवाब दिया 30,900, बिल्कुल सही है वो जवाब। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम। जो सप्लाई आरसीएम के लिए अंडर लाइबल है उसको भी इंक्लूड कर लेना। डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम ऑफ मिस्टर मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। अब यहां पे देखिए बेटा, 2 लाख का जो आपने गिफ्ट दिया है ना डॉटर को, मैं उसको भी सप्लाई मानूंगा बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज विद अ रिलेटेड पार्टी। और मोर ओवर जब आप 5 लाख की वैल्यू पे आईटीसी लोगे तो आपके आउटवर्ड लेके जो ट्रांजैक्शन है 2 लाख की, उससे आपको सप्लाई मानना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए 2 लाख भी सप्लाई है, मेरे लिए पॉइंट नंबर 2 में ये 1.5 लाख भी सप्लाई है, और 10,000 की ये सप्लाई है। जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट तो मेरे लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो तो कंसिडर होगा ही नहीं, उस पर आरसीएम जाना ही नहीं है। तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आउटवर्ड सप्लाई एक तो 2 लाख की ट्रांजैक्शन है जो गिफ्ट वाली ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद आपकी 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन है जो आपने एक B2C सप्लाई की थी वो। और क्वेश्चन कह रहा है आरसीएम वाली भी इसमें जोड़ देना, तो आरसीएम वाली जो ट्रांजैक्शन है वो आरसीएम वाली ट्रांजैक्शन सिर्फ एक 10,000 की है। अगली जो 20,000 की ट्रांजैक्शन है ना बेटा, वो तो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे आपको बोला गया आउटवर्ड सप्लाई बताइए। आउटवर्ड सप्लाई असल महीने में 3.5 लाख है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम, मतलब उसकी वैल्यू को भी जोड़ना है, तो सिर्फ यही वैल्यू जुड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही जवाब आना चाहिए था वो 3,60,000 आना चाहिए था। द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन 360। तो आई गेस यू विल ऑल्सो एग्री विद दीज आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। मौर्या एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर आपको लगता है कि इन 3 आंसर्स में कोई भी और वेरिएशन होनी चाहिए तो प्लीज एक बार अपना इनपुट भी दीजिएगा। मौर्या एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। For financial year 17-18, the due date of furnishing annual return in GSTR9 was 7th Feb 2020, but their accountant submitted the same on 7th March 2020. No appeal or revision or investigation was faced.
फाइनेंशियल ईयर 17-18 पहली बार जीएसटी जब आया था तो उसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट इन्होंने आगे एक्सटेंड करवाई होगी, तो 7 फरवरी 2020 आपकी जीएसटीआर 9 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी। बेटा रिलेटेड पर्सन के केस में ना उसे हम सप्लाई हमेशा मानेंगे ही मानेंगे, वहां पे आईटीसी से लिंकेज नहीं है। वहां पे मेरे पास शेड्यूल 1 में 2 पॉइंट आते हैं कि अगर आपने परचेजेस पे आईटीसी लिया हुआ है तो डिस्पोजल ऑफ दैट स्टॉक वो हमेशा आपके लिए सप्लाई माना जाएगा, और रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हमेशा सप्लाई मानी जाएगी। रिलेटेड पर्सन के केस में आईटीसी से लिंकेज नहीं बैठती है चीज की। आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट आपके पास 7 फरवरी 2020 है। इसमें एक आपके पास क्वेश्चन आया था, Maurya and company will be required to retain books of accounts and the other records maintained under the provisions of CGST Act। अगर आप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम कहते हैं जी 6 years फ्रॉम दी ड्यू डेट, एक्चुअल डेट नहीं, जिस दिन आपको जीएसटीआर 9 सबमिट करनी थी उसकी ड्यू डेट से आप 6 साल गिनते हो। तो 6 years फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 9। तो यहां पे आप एक चीज देखिएगा, 7 मार्च 2020 जो है वो मेरी जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट, 7 फरवरी 2020 जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट थी। आपने सबमिट मार्च से की, आपने कब करी कब नहीं करी मेरे को उससे मतलब नहीं है। 7 फरवरी आपकी ड्यू डेट थी, तो आप अपनी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कब तक प्रिजर्व करेंगे, तो यहां पे आंसर आना चाहिए 7 फरवरी 2026। 7 फरवरी 2026 तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। They supplied dhotis and sarees to various state government during the month of March 2024, details of which are as follows. Supplied sarees worth rupees 2,80,000 including GST at 12% to the government of Tamil Nadu for Tamil New Year distribution। तो बेटा एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो है ना वो आपके गुड्स की वैल्यू बैठेगी, इंक्लूडिंग जीएसटी 280 है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू गुड्स की जो बैठेगी वो 250 बैठेगी, 250 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है जी, आगे बढ़े। सप्लाइड धोतीज वर्थ रुपीज 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट 12% टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आपने तमिलनाडु की गवर्नमेंट को ये दिया, तो ये 3 लाख वैल्यू है, और ये दोनों ही ट्रांजैक्शन एक ही पर्सन के साथ है। ये जो दोनों ही ट्रांजैक्शन है वो एक ही पर्सन के साथ है। तो यहां पे आपने तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपकी 5.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है, 5,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपकी 5.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है। जीएसटी एक्सक्लूसिव वैल्यू हम देखते हैं, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो टीडीएस कटता है एट 2%। तो यहां पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 5,50,000 आएगी। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, supplies both sarees and dhotis to government of Andhra Pradesh for Telugu New Year, valued at rupees 3,50,000 including GST at 12%. The said supply was made to its government undertaking in Chennai, Tamil Nadu. Invoice was issued to the Andhra government in Tirupati. तो बात ऐसी है, आपका जो सप्लायर है ना बेटा, बैचेस के रिस्पेक्ट में जो भी बात है ना उनको सेपरेटली टेकअप करते हैं। इस सेशन को फिलहाल एक बार अपने एग्जामिनेशन डिस्कशन के लिए करते हैं। सप्लायर जो है ना वो सप्लायर कहां पे रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु। इसके बाद अपना जो रेसिपिएंट है वो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सामान आंध्र प्रदेश में नहीं मंगवाया, उन्होंने सामान अपनी एक अंडरटेकिंग को दिलवाया जो चेन्नई तमिलनाडु में है। जब सामान चेन्नई तमिलनाडु में डिलीवर हुआ है और ट्रांजैक्शन B2B ट्रांजैक्शन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10(1)(a) सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु में होनी चाहिए। ठीक है जी। और जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु में है लेकिन रेसिपिएंट आपका किसी दूसरे स्टेट में है, तो इस सिचुएशन में कोई टीडीएस आता ही नहीं है। देयर इज नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं आता। कब नहीं आता टीडीएस? when the location of the supplier and place of supply are in state 1 and the recipient is located in state 2, तो आपके सेकंड ट्रांजैक्शन पे कोई भी टीडीएस नहीं बनता आइडियली, थर्ड ट्रांजैक्शन पे। तो आपसे यही चीज क्वेश्चन में आगे पूछी गई है, डिटरमिन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस इग्नोरिंग ब्रेकअप बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी which will be deducted by the recipients in respect of supplies made to various government।
तो आपने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ जीएसटी एक्सक्लूसिव वैल्यू 5.5 लाख रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के केस में तो कोई टीडीएस बनेगा ही नहीं। अब यहां पे आपको ये नहीं बताना कितना सीजीएसटी, आपको ग्रॉस बताना है, टोटल बताना है। तो ये 5.5 लाख का 2% आना चाहिए। आंसर शुड हैव बीन ₹11,000। 5.5 लाख का 2% आंसर 11,000 रुपए आना चाहिए। ठीक है जी। यहां पे एक ये हो सकता है कि सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो तो 250 से ज्यादा नहीं है तो क्यों टीडीएस कटवा रहे हो? बेटा एक ही गवर्नमेंट के साथ 2 ट्रांजैक्शन है, तो ओवरऑल मतलब इफ देयर आर मल्टीपल सप्लाईज अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव टू लुक एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू मी इट इज मोर देन ₹250, तो 550 की वैल्यू पे हम 2% का टीडीएस कटवाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये ना गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है, एक सर्कुलर है, तो उस सर्कुलर के बेसिस पे गवर्नमेंट यहां पे आंसर दिए हैं। During the month of April 2024, the firm made wrong availment of excess ITC under IGST head for an amount of ₹1 lakh। आपने 1 लाख का ITC जो है वो IGST का गलत ले लिया। During the time period starting from excess availment up to such reversal, the balance in the credit ledger of CGST, SGST and IGST were 70, 20 and 20 respectively. The firm identified the wrong availment and reversed the excess ITC reversed. तो excess ITC availed। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि जो आपने गलत आईटीसी लिया है वहां पे कितने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो आप एक चीज देखिएगा, अगर आपको लगता है कि जी ये 1 लाख रुपए का मैंने टैक्स पे किया था और मैंने आईटीसी गलत लिया था और मेरे पास 20,000 रुपए का आईटीसी में ऑलरेडी बैलेंस रखा हुआ है, तो नेट 80,000 पे इंटरेस्ट जाना चाहिए। नहीं, 80,000 पे इंटरेस्ट नहीं जाएगा। गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन ये कहती है कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी तीनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यू कैन यूज द बैलेंस ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी फॉर योर आईजीएसटी लाइबिलिटी। तो आपने आईजीएसटी 1 लाख का एक्सेसिव आईटीसी ले लिया था और आपके पास बुक्स में एग्रीगेट बेसिस पे 1,10,000 रुपए का आईटीसी रखा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज नहीं माना जाएगा, यहां पे किसी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी आईजीएसटी की है और आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी किसी के भी बैलेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास एग्रीगेट क्रेडिट क्लेम 1,10,000 रुपए का है जो 1 लाख के एक्सेस आईटीसी से ज्यादा है, तो आपने कोई एक्सेस यूटिलाइजेशन आपका नहीं माना जाएगा। यहां पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका नील वैल्यू पे आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन। बेटा ये तो क्वेश्चन बहुत डुएबल था, क्या आंसर निकाल के आए हो ये पद्मनी वाले क्वेश्चन का? जीएसटी के कॉम्प्रिहेंस जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो तो हो गए। आगे आते हैं स्टैंड अलोन एमसीक्यूज पे। मिसेस पद्मनी, a renowned Kathak artist and a registered person under GST, provides the following information regarding the activities carried out by her। इसका क्या आंसर निकाल के आए हो? चलिए जी डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को भी। नंबर 1, फीस रिसीव्ड फॉर टीचिंग कथक, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी। एग्जेम्प्ट क्यों रहेगी? अगर म्यूजिक डांस की कल्चरल एक्टिविटीज में एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर आप अपने एजुकेशन सेक्टर को देखें, जो आपके एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी वाला पॉइंट है, वहां पे एजुकेशन सेक्टर में आपको इस रिस्पेक्ट में एक एंट्री मिल जाएगी। वो एंट्री क्या कहती है सामने देखिएगा, ये वाली। Exemption is also available in respect of services by way of training or coaching in recreational activities relating to arts or culture by an individual। तो जो कथक डांस है वो हमारे कल्चरल डांस में कवर होता है, तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा 12 लाख रुपीस का। अगला, रिसीव फ्रॉम अ टीवी चैनल फॉर अपीयरिंग इन वन ऑफ इट शोज एज गेस्ट एंकर, ये वाला आपका टैक्सेबल रहेगा, दिस विल बी टैक्सेबल, एंकर के लिए कोई नहीं है। रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कथक,
आपने क्लासिकल डांस आर्ट परफॉर्म किया है, लेकिन आपने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो 1.5 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। 1.5 लाख तक की परफॉर्मेंस के लिए मिले हुए पैसे को एग्जाम करते हैं, 1.5 लाख से ऊपर का जो पैसा है वो टैक्स होगा। और लास्ट, रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस विच इंक्लूड्स बोथ वेस्टर्न एंड क्लासिकल डांस। सिर्फ क्लासिकल डांस के लिए एग्जामिशन अवेलेबल है जब आपकी कंसिडरेशन 1.5 लाख या इससे कम होती है। यहाँ पे कंसिडरेशन हालांकि 1.5 लाख से कम है, बट क्योंकि आपका फ्यूजन डांस है जिसमें वेस्टर्न और क्लासिकल डांस दोनों मिले हुए हैं, तो ये टैक्सेबल रहेगा। एग्जामिशन सिर्फ क्लासिकल डांस के लिए है। तो जो कथक सिखाने के लिए आपने पैसा कमाया वो एग्जेम्प्ट है, बाकी तीनों टैक्सेबल है, तो इसका राइट आंसर शैल बी ₹6,70,000। आगे बढ़ते हैं। अगला को बहुत आसान है यार, डायरेक्ट एमसीक्यू है इनवॉइसिंग के टॉपिक से। क्या आंसर निकाल के आए हो? तो जी हम ये कहते हैं, अगर आपका कोई टैक्सेबल पर्सन है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, तो चाहे सप्लाई आपकी B2B हो चाहे आपकी सप्लाई B2C हो, यहां पे आपके लिए 6 डिजिट का HSN कोड करना क्या होता है, 6 डिजिट का HSN कोड करना मैंडेटरी होता है। तो राइट आंसर विल बी डी, 6 डिजिट फॉर गुड सप्लाईज टू रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सन B2B एंड B2C। चलिए ये वाला एमसीक्यू तो बहुत लोगों ने ठीक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनकम टैक्स के एमसीक्यूज पे। ये पूरी एमसीक्यू की केस स्टडी जो है वो आपके एग्रीकल्चरल इनकम के टॉपिक से है। Mr. Anand is a traditional farmer who was inherited with 35 acres of rural agricultural land, which was around 20 kilometers from the nearest town. He is cultivating in 15 acres paddy, which is directly taken by rice traders. Another 10 acres of land is used for growing sugarcane, and as per the practice, sugarcane is purchased by sugar mills nearby the villages, for which payments were received by NEFT, RTGS, IMPS. तो एक तो हम पैडी उगा रहे हैं और पैडी राइस ट्रेडर्स हमसे खरीद लेते हैं, मतलब पैडी के हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग करते ही नहीं है। फिर इसके बाद एक हम शुगर केन उगा रहे हैं, इसकी भी हम आगे प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, ये भी आगे लोग खरीद लेते हैं। रिमेनिंग एरिया इज कल्टिवेटेड फॉर मलबरी लीव्स, ठीक है जी, एंड पार्ट ऑफ मलबरी लीव्स आर यूज्ड फॉर बीइंग फेड टू सिल्कवॉर्म एंड ऑब्टेनिंग सिल्क कोकून्स एंड सेलिंग दीज सिल्क कोकून्स इन मार्केट। During financial year 23-24, Mr. Anand had got net income of rupees 4 lakh from sale of paddy. तो जी पैडी को बेच के आपके पास जो इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हैं, राइस बेचते हैं तो राइस से इनकम, बिजनेस इनकम आती है, लेकिन पैडी को बेच के इनकम जो आपकी आती है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर 3.5 लाख का जो आपका नेट गेन है ऑन सेल ऑफ शुगर केन, ये भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। और मलबरी लीव्स को जो आपने बेच के कमाया 75,000, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। He carried out mulberry silkworm production using his mulberry leaves worth rupees 50,000 and selling the silk cocoons by spending rupees 2 lakh and got rupees 3,75,000 on sale of silk cocoons to silk cooperatives. बेटा नो आप पे ना 12,250 नहीं आएगा, मतलब जितना मेरे को लगता है 12,250 नहीं आएगा। रीजन बिकॉज जो आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन है, मैं उस थर्ड ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटवाऊंगा, मैंने उसका रीजन आपको समझा दिया था, ठीक है जी। हाँ जी, कमिंग बैक टू दिस, तो आप एक चीज देखिए, मलबरी लीव्स 50,000 रुपए की जो आपने खुद उगाई थी, उसको आपने सिल्क वॉर्म्स को फीड किया, उससे आपके पास सिल्क कोकून्स आए और इन सिल्क कोकून्स को बेच के आपको 375 मिला, बट इनको बेचने के लिए आपका 2 लाख रुपए का और खर्चा भी हुआ है, 2 लाख रुपीज का देयर इज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज, ये 4 लाख की इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, पैडी वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद शुगर केन की जो आपके 3.5 लाख की इनकम है वो भी आपके लिए क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर इफ आई टॉक अबाउट मलबरी लीव्स, एक तो जो 75,000 का पैसा कमाया वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, और जो 50,000 की लीव्स आपने सिल्क वॉर्म्स को फीड करने के लिए इस्तेमाल की वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। लीव्स को उगा के आगे फर्दर प्रोसेसिंग में काम में लिया सिल्क वॉर्म्स के लिए, तो वो भी मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा माना जाएगा जहां तक आपकी ग्रोइंग एक्टिविटीज है। ऑब्वियसली सिल्क वॉर्म्स वाली एक्टिविटी इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर के स्कोप में कवर नहीं होती है। इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लिया जाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं कंसिडर किया जाता उसमें, ठीक है जी। तो ये 75,000 जो है ये भी मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। तो और उसके बाद 50,000 की जो दोबारा लीव्स आपने आगे काम में ली वो भी आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। तो कुल मिला के आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, 4 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 75,000 प्लस 50,000, तो कुल मिला के ये पैसा मेरे पास आएगा 8,75,000। तो 8,75,000 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है।
50,000 की लीव्स आपने खुद उगाई थी और सिल्क वॉर्म्स को फीड की थी। अगर आप इनको सिल्क वॉर्म्स को फीड ना करके आप इनको बेच के 50,000 कमा सकते थे, तो ये 50,000 भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बिजनेस की बात करें तो 375 सिल्क कुकून्स को बेच के आपको मिला, 50,000 रुपए की आपकी लीव्स थी और 2 लाख रुपए आपके खर्च हुए थे। तो फिर इसका जो नेट अमाउंट है 375 माइनस 50 माइनस 2 लाख, तो आपका 1,25,000 जो है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे आपकी टैक्सेबल इनकम मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग एमसीक्यू नंबर 9 to 11। आईसीआई थोड़ा सा कष्ट तो कर लेते, ये तो लिख देते स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वैसे एग्जैक्टली आपसे ना इस एमसीक्यू में बोला नहीं गया कि करना क्या है, आपको बोला 9 to 11 कर दो। 9 में सीधे ऑप्शंस दे रखे, 9 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं बता रखा है यहाँ पे, तो 9 में देना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में आपका जो सही आंसर आएगा, वो सही आंसर आपका आएगा पॉइंट नंबर सी। Agricultural income will be rupees 8,75,000, whereas non-agricultural income will be rupees 1,25,000। ये आपका आंसर आना चाहिए। देखिए, मलबरी लीव्स को आपने बेच के 75,000 कमाया और 50,000 की मलबरी लीव्स आपने सिल्क वॉर्म के फीड करने के लिए ले ली, तो ये दोनों ही मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगे, तो 125 का टोटल रहेगा इनका, और बाकी चीजों में जोड़ के आंसर 875 एग्रीकल्चरल इनकम आएगा और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 125 आएगी। पॉइंट नंबर 2, पैडी इनकम ऑफ 4 लाख अलोन इज एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चरल इनकम। नहीं जी। शुगर केन इनकम ऑफ 350 एंड पैडी इनकम ऑफ 4 लाख विल कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चरल इनकम। नहीं। सेल ऑफ मलबरी लीव्स अमाउंटिंग टू 75,000, पैडी इनकम ऑफ 4 लाख शुगर केन। देखो, शुगर केन ठीक है, पैडी ठीक है, बट मलबरी लीव्स की सिर्फ सेल नहीं आएगी, जो सिल्क वॉर्म में भी इस्तेमाल की जा रही है वो भी आएंगी, तो इसका जो राइट आंसर है इट विल बी डी। नहीं बेटा, इसमें ग्रेस मार्क नहीं आएंगे। यहाँ पे फिर इतनी कॉमन सेंस आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसमें से सही टिक करना है। 6 नंबर के मेरे को तो नहीं लगता ग्रेस मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पे आना चाहिए पैडी इनकम ऑफ 4 लाख, शुगर केन इनकम ऑफ 3.5 लाख एंड सेल एंड यूज ऑफ मलबरी लीव्स रुपीज 1,25,000 ऑल विल कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला, द सेल ऑफ मलबरी लीव्स विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज एग्रीकल्चरल इनकम। गलत है। फिर हाँ जी बेटा, इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन पे भी आएंगे। द अमाउंट ऑफ 375 बीइंग सेल प्रोसीड ऑफ सिल्क कॉन्स्टिट्यूट विल कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी गलत है। नेट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून 175 नहीं है, 125 है। तो नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिल्क कोकून्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड विल बी टैक्स्ड ईदर एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पॉइंट आपके लिए ठीक है। तो 11th का आंसर जो है वो डी टिक होना चाहिए था। कितने मार्क्स स्कोर किए जी आपने एग्रीकल्चरल इनकम वाले पॉइंट में, बताएंगे जल्दी से मेरे को। जो आपने एग्रीकल्चरल इनकम का पॉइंट देखा है, पूरा टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम वाला ही है। 9 से सी, 9th का सी आंसर रहना चाहिए, 10th का डी रहना चाहिए और इसके बाद 11th का डी रहना चाहिए। चलिए, जब तक आप लिख के भेजिए, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन किया हुआ है, तो चैट्स आपके आगे पीछे आ रही है। आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो 4 पे बढ़ते हैं। अगर 2 क्वेश्चन सही है तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर 2 क्वेश्चन सही है 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप में से कुछ स्टूडेंट 6 on 6 भी कह रहे हैं, रियली गुड। मिस्टर ए ट्रांसफर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, डीम्ड ओनरशिप। क्लबिंग नहीं आएगा। क्लबिंग का लॉ तब पिक्चर में आता है जब कोई भी एसेट गिफ्ट होता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। जहां पे हाउस प्रॉपर्टी जाती है वहां पे डीम्ड ओनरशिप आता है। She received a rent of rupees 2 lakh from letting out of this property and spent rupees 4,800 as municipal tax. She deposited the same with the bank and earned an interest of 15,000. देखिए जी, प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो स्पाउस के हाथ में जाएगी, डीम्ड ओनरशिप के लॉ की वजह से, सेक्शन 27 की वजह से। और उसके बाद आपने खुद जो ये इंटरेस्ट इनकम कमाई है, इस पे कोई क्लबिंग का लॉ नहीं लगेगा, ये आप ही के हाथ में टैक्स होगी। एक फर्स्ट लेवल इनकम तक आप क्लबिंग या डीम्ड ओनरशिप चेक करते हैं, उस इनकम को सब्सिक्वेंटली बाकी किसी काम में लिया जाए और उससे कोई भी कमाई आए, उस पर क्लबिंग का लॉ नहीं लगता। If Mr. A transfers the above property for inadequate consideration with an agreement to live apart, then the income of rent and interest will be chargeable to tax in the hands of। सबसे पहले एक तो काम करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लेते हैं। आपको ये 2 लाख जो है वो इनकम नहीं है, 2 लाख प्रॉपर्टी का रेंट है।
In the absence of any information about fair and municipal rent and standard rent, actual rent received receivable shall be taken as GAV. इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 4800 का, 4800 का म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद मेरे पास NAV आएगी 195,200. इसमें से माइनस करते हैं 30%, तो 2 लाख माइनस 4800, 195,200 इंटू 30%, तो ये माइनस होगा 58,560. इसको माइनस करने के बाद मेरे पास नेट इनकम जो आएगी हाउस प्रॉपर्टी की वो आएगी 1,36,640. ठीक है जी. अगर मिस्टर ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, वहां पे डीम्ड ओनरशिप का लॉ नहीं लगता. तो ये 1,36,640 की एचपी इनकम ये भी मिसेज ए के हाथ में आएगी, और जो इंटरेस्ट की 15,000 की इनकम है वो भी मिसेज ए के हाथ में आएगी, और ये इनकम आएगी अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है जी. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आना चाहिए ए. मिस्टर ए के हाथ में कुछ भी पैसा टैक्स नहीं होगा, और मिसेस ए के हाथ में 1,36,640 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंड 15,000 की अदर सोर्सेस की इनकम. आगे बढ़ते. द इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ. ये बेसिकली जनरल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के बेसिक फैक्ट पे है. हिसाब से ये क्वेश्चन सीक्वेंस में पहले होना चाहिए था और 12 बाद में होना चाहिए, बट ठीक है जी. तो फिर उस केस में डिफरेंस क्या है? उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो मिस्टर ए के हाथ में जाएगी, तो इसका राइट आंसर जी आएगा डी. मिस्टर ए के हाथ में 1,36,000 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड मिसेस ए के हाथ में 15,000 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और लास्ट पॉइंट, if Mrs. A invests this rent amount in a business and incurs a loss of rupees 20,000 and she has income from other business rupees 4 lakh. अगर मिसेज ए इस रेंट के अमाउंट को एक बिजनेस में लगाए और 20,000 का वहां से लॉस हो जाए, तो जी इस 20,000 के लॉस का एडजस्टमेंट जो है वो मिसेज ए को ही मिलेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था चाहे क्लबिंग होता है डीम्ड ओनरशिप वो फर्स्ट लेवल तक लगता है, सब्सिक्वेंट लेवल जो इनकम जनरेट की जाती है उस पर ना तो क्लबिंग लगता है ना डीम्ड ओनरशिप लगता है. तो यहां पे मिस्टर ए की तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की 136,640 ही रहनी है. ठीक है जी. और आपकी बिजनेस से अदर बिजनेस से 4 लाख की इनकम और एक 20,000 का लॉस इनकर करके आए हो, तो ये आप खुद आपस में एडजस्ट कर लीजिए. तो मिसेज ए के हाथ में पीजीबीपी इनकम आएगी, और मिसेज ए के हाथ में पीजीबीपी इनकम आएगी कितने की? 3,80,000 रुपए की, 3,80,000. तो इसका राइट आंसर शुड बी ए. मिस्टर ए 1,36,640 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड मिसेज ए ₹3.8 लाख अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस. ये आई थिंक बहुत ईजी एमसीक्यू था. 6 नंबर के अंदर कुछ खास दिमाग खाने वाली चीजें नहीं थी, और क्वेश्चन के अंदर बहुत ही लिमिटेड से फैक्ट्स थे. आई बिलीव आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसके 3 पार्ट ठीक किए हैं. आगे बढ़ते हैं. राजू अर्न ₹2,50,000 फ्रॉम लॉटरीज. राजू ने 25,000 रुपए लॉटरी से कमाए, 10,000 बेटिंग से कमाए, 50,000 ऑनलाइन गेम से कमाए. तो जी लॉटरी और बेटिंग से कमाएंगे उस पे भी रेट 30% है सेक्शन 194B के हिसाब से, सॉरी सेक्शन 115BB के हिसाब से. 194B तो TDS के लिए आता है. और 50,000 जो है वो आपने ऑनलाइन गेम से कमाया, तो इस पे भी 30% है, और 30% है आपके 115BBJ के हिसाब से. लेकिन 5,000 रुपए आप खो के आ गए. दिस इज अ कैजुअल लॉस. कैजुअल लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता. तो जो 5,000 रुपए कार्ड गेम्स में गवा के आए हो ना, इट इज अ कैजुअल लॉस. इसका कहीं पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा. इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 25,000, 10,000 और पूरे 50,000, इन तीनों अमाउंट पे आपका 30% का टैक्स बनेगा. एक और चीज, क्योंकि कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट डेफिशिएंसी जो है वो एडजस्ट नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर शुड बी सी. 30% of 25,000 plus 10,000 plus 50,000 and adjustment of unexhausted basic limit is not permitted against this income. तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट होता है डेफिशिएंसी. कैजुअल इनकम के अगेंस्ट डेफिशिएंसी एडजस्ट नहीं होती है. लास्ट, AMT liability are not attracted to. choose the correct answer from the following. इसका राइट आंसर विल बी डी. AMT का लॉ नॉन कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट्स पे लगता है, कॉर्पोरेट्स पे नहीं लगता है. तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI इन सब पे AMT का लॉ लगता है. लेकिन अगर आप टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 115 BAC में पे करते हैं, तो फिर आप पे AMT का लॉ नहीं लगता. ठीक है जी.
आगे बढ़ते हैं। विद दिस हमारा जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। कैलाश बहुत बढ़िया, अगर आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में आपके सारे एमसीक्यूज सही हुए, रियली गुड, बहुत तरीके से आपने चीजों को अटेम्प्ट किया। अब आते हैं जी सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन में शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था वो प्रीवियस ईयर यहाँ पे था 23-24। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पास में इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और यहाँ पे दो अलग अलग रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको एक सिंगल रिजीम के हिसाब से ही टैक्स निकालना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एंड में क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एंड में आके ये कहती है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज नेट टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime provided under section 115 BSc 1A। ठीक है जी, दैट मींस आप ओल्ड टैक्स regime में बने हुए हैं, आप ओल्ड टैक्स regime में हैं। पढ़ते हैं जी इसको। मिस्टर रोहित, रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 65 ईयर्स, इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है जी, ये क्या है? ये अपने आप में एक सीनियर सिटीजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा टैक्सेशन के अंदर ना देखे दिखाए क्वेश्चन कम आते हैं, आईसीआई हमेशा नए तरह के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन लेके आता है। तो आपको जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को तरीके से करते हैं और बुक के सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं तो यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आप एग्जाम के एमसीक्यूज को टैकल कर सकें। ये एमसीक्यूज जो आए हैं वो काफी एमसीक्यूज हम भी शायद पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले किसी और डॉक्यूमेंट में थे नहीं, पहली बार ये बनाए गए हैं इन्हें। तो अगर आपने कंसेप्ट तरीके से किए हो तो मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो आपसे सही निकल सकते हैं। चलिए जी, यहां पे ये P&L दे रखा है, इसमें ये 8,59,000 रुपीज आपको प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को आपने 25,000 का पैसा डोनेट किया, वहां पे 100% अमाउंट माइनस करना डेबिट अलाउड होता है, तो यहां पे इसका नो सेपरेट ट्रीटमेंट, कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट आपको नहीं करना। कुछ चीजें जो इसमें गलत लग रही हैं, एक तो ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसके लिए देखना पड़ेगा क्या करना है, आइडियली ये पीजीबीपी में आना नहीं चाहिए। एक ये इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, ये भी पीजीबीपी से हटना चाहिए। बाकी जो चार चीजें हैं उनमें आउटराइटली तो कोई चीज गलत लग नहीं रही है। टू सैलरी टू स्टाफ, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू कन्वेयंस एक्सपेंसेस, टू पावर एंड फ्यूल, यहां पे आउटराइटली तो कोई चीज गलत लग नहीं रही है। क्रेडिट साइड पे आते हैं, बाय कंसल्टेशन फीस 22 लाख, बाय सैलरी रिसीव फ्रॉम केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी देखना पड़ेगा यार, सैलरी तो यहाँ पे कैसे आ रही है। बाय रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी यहां से हटेगी, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बाय डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, वो भी यहां से हटेगा। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। Following is the further information relating to financial year 23-24. He is working part time with Care Hospital Private Limited. Care Hospital Private Limited में पार्ट टाइम काम करते हैं। His salary details are as under: बेसिक पे 13,000 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, टोटल 15,000 रुपए मिलता है। और साथ के साथ इस साल आपका सन जो है वो बीमार हुआ था, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंपनी के अस्पताल में ही हुआ। द हॉस्पिटल वुड हैव चार्ज्ड अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर सिमिलर ट्रीटमेंट टू अनरिलेटेड पेशेंट्स। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपको ये 1,80,000 का अमाउंट सैलरी की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये इस हेड में जाना ही नहीं चाहिए, ये पीजीबीपी से माइनस होगा। और अब बात जाएगी सैलरी हेड में। सैलरी हेड में बेसिक पे फुली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल। वाई फुली टैक्सेबल? ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रिस्पेक्ट में जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट सिर्फ ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये जो आपका 13,000 और ये है पूरा टैक्स होगा, तो ये 15,000 इंटू 12 आपका 1,80,000 रुपए आएगा। रेगुलरली याद रखिएगा 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है अंडर सेक्शन 16(1)। और जो बच्चा है उस बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है अस्पताल में, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं होगा। क्यों टैक्स नहीं होगा? बिकॉज इलाज जो है वो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही होगा। जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो वहीं पे बच्चे का इलाज हो रहा है। हम कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनी हॉस्पिटल विच इज ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, या एनी प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, एंड एनी हॉस्पिटल विच इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। उन हॉस्पिटल्स में अगर बच्चे का इलाज होता है या फैमिली मेंबर का इलाज होता है, उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय के हाथ में कोई भी प्रोपोजिट वैल्यू टैक्स नहीं होती, प्रोवाइडेड टू सेक्शन 17(2) मेडिकल फैसिलिटी। आगे आए, रेजिडेंशियल हाउस की बातें करते हैं। तो यहाँ पे जी आपका एक हाउस है जिसका 50% पोर्शन तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया, और फर्स्ट फ्लोर जो है 50% पोर्शन आपने लेट आउट कर दिया 1 अक्टूबर 2023 से।
The reconstruction of the entire house was started on 1st April 2023 and it was completed on 30th September 2023. रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था प्रॉपर्टी का 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया, 30 सितंबर 2023 को खत्म किया, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने तो रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा था। उसके बाद प्रॉपर्टी काम में आने लायक बनी। मंथली रेंट आपका 10,000 है। द टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 पर मंथ एज पावर बैकअप चार्जेस। तो टेनेंट आपको 13,000 पर मंथ पे कर रहा है, जिसमें से 10,000 पे कर रहा है प्रॉपर्टी का और 3,000 रुपीज वो जो पे कर रहा है वो 3,000 पे कर रहा है बाकी फैसिलिटीज का। तो प्रॉपर्टी के रेंट का असेसमेंट हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए और फैसिलिटीज के रेंट का असेसमेंट जो है वो अदर सोर्सेज में होना चाहिए। और एक और चीज, यहाँ पे P&L में 78,000 रुपीज क्रेडिट किए हुए हैं, तो ये पीजीबीपी से हटेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। He took a housing loan of rupees 12 lakh on 1st April 2023. Interest on housing loan for the period 1st April 2023 to 30th September was 60,000 and for the period from 1st October 2023 to 31st March 2024 was rupees 40,000. During the year, he also paid municipal taxes for financial year 22-23 rupees 4,000 and financial year 23-24 6,000 रुपए। इतना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया। तो सबसे पहली चीज, जो हिस्सा आपका लेट आउट है उसके इनकम की बात करते हैं। आपका 50% पोर्शन जो है वो लेट आउट और 50% आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल शैल बी टेकन एज जीएवी। तो आपकी जो जीएवी आएगी वो जीएवी आपकी 60,000 रुपीज आएगी। अगली चीज, म्यूनिसिपल टैक्सेस का जो डिडक्शन है इट इज अलाउड ऑन कैश बेसिस। आपने इस साल का म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया और पिछले साल का भी दिया, मैं दोनों ही कंसिडर करूंगा बिकॉज म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन इज अलाउड ऑन कैश बेसिस। तो आपका कंप्लीट म्यूनिसिपल टैक्स जो इस साल पे हुआ है वो 10,000 है, जिसमें से 50% पोर्शन लेट आउट की तरफ माना जाएगा एंड 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरफ माना जाएगा। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पे आप 5,000 रुपीज जो है वो माइनस कर देंगे। फिर इससे आपके पास एनएवी आ जाएगी और आपके पास एनएवी आएगी 55,000। फिर इसमें से आप सेक्शन 24A में डिडक्शन लेंगे 30% की, जो मेरे हिसाब से आनी चाहिए 16,500। 55,000 इंटू 30% बिल्कुल 16,500। फिर बारी आती है 24B। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई प्रायर पीरियड नहीं आएगा। प्रायर पीरियड क्यों नहीं आएगा? इसी साल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होकर इसी साल खत्म हो गया है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मेरे लिए करंट पीरियड कहलाएगा। तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए है। और आप देखिए यहाँ पे P&L में 1 लाख रुपए हाउसिंग लोन पे डेबिट भी किया हुआ है। ये P&L में डेबिट होना नहीं चाहिए, ये एड बैक होगा बिकॉज इसका प्रॉपर हेड जो है वो प्रॉपर हेड आपके पास हाउस प्रॉपर्टी बनेगा, ना कि पीजीबीपी। तो यहाँ पे पीजीबीपी में इसे एड बैक कीजिए। अब 1 लाख का जो इंटरेस्ट है वो पूरी प्रॉपर्टी के लिए है, तो इसमें से 50,000 लेट आउट के लिए, 50,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज माइनस होगा। तो आपके पास लेट आउट पोर्शन से आपके पास लॉस आ जाएगा। कितने का लॉस आ जाएगा? 11,500 का। अगली चीज, टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में जीएवी नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हो तब भी माइनस नहीं हो सकते, नील। एनएवी नील, इसके बाद 24A नील। आपका इंटरेस्ट है 50,000, लेकिन मैं माइनस यहाँ पे 30,000 ही करूंगा। सर 30,000 क्यों कर रहे हो? बेटा यहाँ रिकंस्ट्रक्शन है। जो आपके 2 लाख की लिमिट होती है ना, वो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। ये कंस्ट्रक्शन जो होती है वो आइडियली फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन हम कहेंगे, ये रिकंस्ट्रक्शन है। तो रिकंस्ट्रक्शन के केस में आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो 30,000 पे लिमिट हो जानी चाहिए। तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हिस्सा जो है, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हिस्से से आपके पास 30,000 का लॉस आना चाहिए। और जो आपका ये टोटल एग्रीगेट लॉस है, इसको आप अपनी सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज, पावर के लिए आपको 3,000 रुपीज मिले हैं पावर बैकअप के लिए। तो ये 3,000 रुपए जो आपको फैसिलिटीज के लिए मिले हैं, इसका असेसमेंट अदर सोर्स में होगा। तो 3,000 इंटू 12 मुझे मिला 3,000 इंटू 6 मेरे को 18,000 रुपीज मिले। लेकिन क्वेश्चन में आगे आपको जाके दिखेगा, क्वेश्चन में आगे जाके आपको दिखेगा, Power and fuel expenses include a sum of rupees 6,000 incurred for generator fuel for providing power backup to the tenant। जो P&L में पावर एंड फ्यूल है, उस पावर एंड फ्यूल में 6,000 रुपए जनरेटर का फ्यूल है, और वो जनरेटर तो टेनेंट को पावर बैकअप देने के लिए है। तो ये जो 6,000 रुपीज है ना, ये 6,000 रुपीज पीजीबीपी में क्या होगा? ये 6,000 पीजीबीपी में एड बैक होगा। ठीक है जी। और ये 6,000 रुपीज जो है, ये 6,000 रुपीज अदर सोर्सेज में इनकम निकालते टाइम पे माइनस होगा। तो आपकी अदर फैसिलिटीज से जो नेट इनकम है वो 12,000 रुपए आएगी।
आगे बढ़ते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, payment of salary of rupees 25,000 per month to sister-in-law of Mr. Rohit, who was in charge of the accounts and receivable department. However, in comparison to similar work profile, the reasonable salary at market rate is 20,000 per month. यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती की होगी। आपने कहा होगा मार्केट कमीशन बनती है 20,000 की, हमने पे किया 25 की, चलो 5,000 एड बैक कर दो। बेटा एक बार देख तो लो जा किसको रही है, सिस्टर इन लॉ। सेक्शन 40A2 कहता है जी एक्सेसिव खर्चा तभी डिसअलाउड होगा जब पेमेंट किसी रिलेटेड पर्सन को होती है या पेमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को होती है जिसका आपके बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। रिलेटेड पर्सन के अंदर हम स्पाउस, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ब्रदर और सिस्टर कवर करते हैं। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वो जो है वो रिलेटिव के मीनिंग में कवर नहीं होते, तो यहाँ पे इसका नो ट्रीटमेंट, बिकॉज द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ नॉन रिलेटेड पर्सन, सेक्शन 40A2 विल नॉट अप्लाई। सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन एंड वेयर द पेमेंट इज मेड टू अ नॉन रिलेटेड पर्सन, सेक्शन 40A2 विल नॉट अप्लाई। अगली कहानी, conveyance expenses include a sum of rupees 12,000 incurred for conveyance from house to care hospital private limited and vice versa in relation to his employment। तो P&L में कन्वेंस एक्सपेंसेस भी डेबिट हो गए। इस कन्वेंस एक्सपेंस में 12,000 रुपए आपके लगे हैं जॉब पे आने जाने के। बेटा जॉब पे आने जाने के खर्चों को आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते, तो ये 12,000 रुपए आपको एड बैक करने पड़ेंगे। डन। Administrative expenses include a sum of rupees 10,000 paid as municipal taxes for his house। तो आपने म्यूनिसिपल टैक्स के लिए जो 10,000 रुपीज पे किए हैं, जो यहां पे लिखे हुए भी आ रहे थे 4,000 6,000, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आपने हाउस के म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किए हैं। ये हाउस के म्यूनिसिपल टैक्स का एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में बनता है, पीजीबीपी में एड बैक। इसके बाद क्लिनिक इक्विपमेंट्स आर opening WDV of clinic equipment as on 1st April 2023 was rupees 1 lakh and fresh purchase made on 28th August 2023 for 25,000 which was paid in cash। देखिए ओपनिंग WDV पे 1 लाख इंटू 15% आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी ये फ्रेश परचेजेस है ना, इस फ्रेश परचेजेस पे जो आपने 25,000 रुपए कैश में पे किए, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10,000 से ज्यादा का होता है वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट तभी माना जाता है जब वो मैं एलिजिबल मीन से पे करता हूं। जो कैश में पे किया इस पे कोई भी डिप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला, ही ऑल्सो पे ट्यूशन फी ऑफ 40,000 फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। नहीं जी, ट्यूशन फीस 2 बच्चों की अलाउड होती, ग्रैंड चिल्ड्रन की अलाउड नहीं होती, एटीसी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला, he availed a loan of rupees 8 lakh from bank for higher education of his son। He repaid interest principal of rupees 50,000 and interest of 26,000 during 23-24। तो बेटा बात ऐसी है, यहाँ पे 26,000 जो आपको दिख रहा है ना इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये भी आपको एड बैक करना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में आप 80E में डिडक्शन ले सकते हैं, ये मानते हुए कि 8 साल का जो एलिजिबल टाइम पीरियड है वो भी फिनिश नहीं हुआ है। 50,000 के प्रिंसिपल के लिए कोई डिडक्शन नहीं आएगी। और P&L में लास्ट एक आइटम बचता है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, वो मैं यहाँ से पीजीबीपी से हटाऊंगा और मैं उसे अदर सोर्सेस में जाके ऐड कर दूंगा, उसे टैक्स कर दूंगा इस बेसिस पे कि आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो बाहर की कमाई हुई इनकम भी इंडिया में टैक्स होगी। तो अगर 15 मार्क्स के हिसाब से बात करें तो बहुत ही मैनेजेबल क्वेश्चन आपके पास आया है, नीदर टू शॉर्ट नीदर टू लॉन्ग, और सिर्फ आपसे ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स पूछा जा रहा है, नई रिजीम तो आपसे पूछी ही नहीं गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आया स्लम सेल। मिस्टर पारस एज अ प्रोप्राइटरी बिजनेस सिंस प्रीवियस ईयर 15-16। He transferred this business on 1st April 2023 by way of a slum sale for a total consideration of 40 lakhs। The fair market value of his capital asset as on 1st April 2023 is 35 lakhs। He has incurred expenses for this deal of rupees 150। His balance sheet as on 31st March 2023 is as given below। तो जी आपने आपकी कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू बनती 35 होगी, लेकिन जब आपने अपनी यूनिट को 40 लाख में बेचा है तो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो 40 लाख रुपीज आएगी। इसके बाद इसमें से आपके एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो एक्सपेंसेस 150 है और आपको अंडरटेकिंग की क्या निकालनी है, आपको अंडरटेकिंग की नेटवर्थ निकालनी है। ठीक है जी, यू हैव टू कंप्यूट द नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। वो इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों कह रहे हो? बेटा यूनिट 15-16 में लगाई थी और 1 अप्रैल 2023 को जाके बेचते, टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे, लेकिन याद रखिएगा स्लम सेल के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यहां पे कुछ बात तो मशीनरी के लिए बोली हुई है, कुछ बात अदर एसेट्स के लिए बोली गई है,
कुछ बातें अनसिक्योर्ड लोन के लिए बोली गई है और कुछ बातें बैंक लोन के लिए बोली गई हैं। बैंक लोन इंक्लूड्स ₹2 लाख फॉर पर्सनल पर्पस, तो फिर बिजनेस के लिए बैंक लोन 5 लाख नहीं है, 3 लाख है। अनसिक्योर्ड लोन्स इंक्लूड ₹1 लाख फॉर अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ। वंस अगेन पर्सनल है तो ये 2.5 लाख नहीं 1.5 लाख आएगा। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 हैज बीन अलाउड 100% एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। जिस मशीनरी की पूरी वैल्यू P&L में राइट ऑफ कर चुके हो सेक्शन 35AD के हिसाब से, उसकी वैल्यू हम नहीं लेके चलेंगे, तो मशीनरी में 5 लाख में से 50,000 जो है वो मैं हटाऊंगा और मशीन की वैल्यू जो है वो 4.5 लाख लेके चलूंगा। अगला, अदर एसेट्स इंक्लूड सेल जनरेटेड गुडविल ऑफ 60,000। कैपिटल गेन्स के टॉपिक में लिखा होता है कि सेल जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाती है, तो यहां पे आप गुडविल की जो वैल्यू है उसको आप हटाएंगे तो ये 3 लाख आएगा। ठीक है जी, तो 18 लाख बिल्डिंग की वैल्यू ले लीजिएगा, डेटर्स की 5 लाख ले लीजिएगा, मशीनरी की 4.5 ले लीजिएगा, अदर एसेट्स की 3 लाख। अगर आप कैपिटल गेन का टॉपिक पढ़ते हैं, इट सिंपली सेज दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इट शैल बी टेकन एज निल। तो मैं 60,000 यहां पे भी इसके हटाऊंगा, बाकी वैल्यूज आपको यहां दे रखी है। असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो अंडरटेकिंग की नेटवर्थ आ जाएगी। यहां पे इंडेक्सेशन मत दे देना। आगे टीडीएस का क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आपका सेक्शन 194J पे बन के आया है। Mr. Ganesh, whose professional receipts for the year ended 31st March 2023 were 1.25 CR, has made payment to Mr. Rajesh। तो देखिए मिस्टर गणेश है, पेयर एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल पे सेक्शन 194J तभी लागू होता है जब उस इंडिविजुअल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, बिजनेस के केस में 50 लाख से ज्यादा हो, प्रोफेशन के केस में। तो ये पर्सन एक प्रोफेशनल है और इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.25 CR है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23 का टर्नओवर जो है वो 1.25 CR है। तो सीधी सी बात है, इस पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान 194J लागू हो सकता है। 194J में हम कहते हैं जी प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विसेज फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, इन सब के लिए आप 30,000 का थ्रेशोल्ड अलग अलग लेंगे। पहला पॉइंट मेरे पास आया, प्रोफेशनल फी फॉर कंसल्टेशन ₹32,450 ऑन 15 जून इंक्लूडिंग जीएसटी पेड। तो 32,450 इंक्लूडिंग जीएसटी है। अज्यूमिंग कि इनवॉइस पे जीएसटी सेपरेटली शो किया होगा, तो जीएसटी एक्सक्लूसिव वैल्यू जो आएगी बेटा वो मेरे पास एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू जो आएगी वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू मेरे पास आएगी 27,500। अज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज सेपरेटली शोन ऑन द इनवॉइस, आपकी वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल फीस जो है वो 27,500 आएगी। 30,000 के थ्रेशोल्ड के अंदर है, इस पे कोई भी जीएसटी, इस पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। मूविंग अहेड, अगले केस में आपने 2.5 लाख की पेमेंट रॉयल्टी के लिए करी है, तो 2.5 लाख की पेमेंट पे आपका 10% पे टीडीएस कटेगा। 2% मत लीजिएगा, 2% टीडीएस लिया जाता है व्हेन द रॉयल्टी इज इन कनेक्शन विद सेल, एग्जीबिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। यहाँ पे जो रॉयल्टी है इट इज इन कनेक्शन विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे रेट 10% रहेगी। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, बट इसका अमाउंट 20,000 है, तो इस पे वंस अगेन नो टीडीएस। एंड लास्ट में फी फॉर टीचिंग अकाउंटेंसी टू हिज सन, पर्सनल एक्सपेंस है। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो वहां पे 194C एंड 194J जो है उस पे टीडीएस नहीं बनता, तो नो टीडीएस। पर्सनल पर्पसेस के लिए रिलैक्सेशन होती है। अगला बेटा क्या थ्योरी पूछिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। हमसे 43B में ये पूछ लेते कि इनको जो पेमेंट की जाती है वहां पे डिडक्शन कैसा मिलेगा, वो बढ़िया लॉ था। क्या पूछने के लिए मिल रहा है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, इनका मीनिंग बता दो। टैक्स इंप्लीकेशन पूछ लेना, वो ज्यादा बेटर था। अब पता नहीं आपको याद थी भी या नहीं थी। माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ या इससे कम हो और साथ के साथ उसका टर्नओवर जो है वो टर्नओवर 5 करोड़ या इससे कम हो। ठीक है जी। और एक स्मॉल एंटरप्राइज कौन होती है, एक स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर इन्हीं फिगर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंटरप्राइज के केस में आपकी 10 CR या इससे कम होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में, और साथ के साथ जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 50 CR या इससे कम होना चाहिए। ये लिमिट चलती है। आगे बढ़ते हैं। बट ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन। आप टैक्स इंप्लीकेशन पूछे वो ज्यादा बेटर है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे तो ठीक है। मिस्टर प्रेम इज फॉलोइंग एसेट एज ऑन 1 April 2023।
A machinery costing rupees 4 lakh which was used for scientific research related to business and deduction under section 35 was allowed 40,000. मशीन 4 लाख की खरीद के लेके आए और सेक्शन 35 में आपने क्या किया 40,000 का डिडक्शन ले लिया, तो आपको डिप्रिसिएशन 3,60,000 रुपए मिलेगा, 3,60,000 पे इंटू 15%। आगे बढ़ते हैं। A laptop received as gift from his friend costing 60,000. It was purchased on 1st April 2022 by his friend. फ्रेंड ने मेरे को लैपटॉप दिया गिफ्ट के तौर पे, लेकिन फ्रेंड ने ये 1 अप्रैल 2022 को दिया था, उसने खरीदा था। तो इस एसेट की 1 अप्रैल 2023 को क्या वैल्यू बनती होगी? इस एसेट की 1 अप्रैल 2023 को लैपटॉप पे तो जीएसटी डिप्रिसिएशन रेट 40% है, तो ये 60,000 में से 40% माइनस कर देंगे तो 1/4/2023 की इसकी वैल्यू बनती होगी 36,000। तो आप पे ये एसेट 36,000 पे शो होगा, इसके डब्ल्यूडीबी आपके बुक्स में आइडियली 36 आनी चाहिए, और 36,000 की वैल्यू पे आप 40% पे डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। सर हम तो वो पढ़ते हैं ना कि अगर बिल्डिंग के अलावा कोई और एसेट हो जो पर्सनल पर्पस के लिए काम में लिया जाए फिर उसे बाद में बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे जितने में खरीदा वही ले लेते हैं। बेटा वो बात तब लगती है जब वो एसेट इनिशियली स्टार्टिंग से ही आपको बिलोंग करता है। जब ये एसेट आपको बिलोंग नहीं करेगा, ये एसेट आपके फ्रेंड को बिलोंग करेगा, ये आपको गिफ्ट देगा, तो यहाँ पे इंप्लीकेशंस क्या होंगी सुनिएगा। आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, बिजनेस कैरी ऑन करने के दौरान आपको आपके फ्रेंड से गिफ्ट मिला, फ्रेंड ने ये लैपटॉप जो है 60,000 को खरीदा होगा पहले, ठीक है जी, लेकिन 1/4/2023 को इसकी वैल्यू बनती होगी 36,000, 40% का डिप्रिसिएशन हटा के। नहीं फिगर शायद गलत हो गई, 36 नहीं आएगा, 60,000 नहीं 36 ही आएगा, 40% माइनस इक्वल टू, ठीक है 36,000। अगर जो फ्रेंड है जब मुझे ये लैपटॉप गिफ्ट के तौर पे देगा, ये जो फ्रेंड है वो मेरे को लैपटॉप गिफ्ट के तौर पे देगा, तो फिर ये जो लैपटॉप है इसकी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट मेरी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। सर पीजीबीपी इनकम क्यों मानी जाएगी? सर लैपटॉप का गिफ्ट तो टैक्स नहीं होता। बेटा वो लैपटॉप का गिफ्ट तब नहीं टैक्स होता जब वो आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में पकड़ते हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और एसेट को बिजनेस में काम में ले रहे हैं। Where any benefit या perquisite is received as gift in the course of business and profession, उस benefit या perquisite की वैल्यू आपके लिए पीजीबीपी इनकम मानी जाती है, और जो वैल्यू आपके हाथ में पीजीबीपी इनकम की तरह टैक्स हुई है उसी वैल्यू पे फ्यूचर में आप क्या क्लेम करते हैं? डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो 36,000 इंटू 40% आपका इस साल का डिप्रिसिएशन बनेगा। लास्ट, a temporary wooden structure costing rupees 70,000 erected in December 2023 which was used for business purposes, तो temporary wooden structure पे rate of depreciation 40% और यहाँ पे half rate depreciation allow किया जाएगा because asset put to use जो हुआ है वो 180 days से कम हुआ है। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, Mr. X, aged 83 years, a resident individual, gives the following particulars of his receipt for assessment year 24-25. Honestly speaking, इस बार जो इनकम टैक्स का पोर्शन है ना वो बहुत शॉर्ट है, अदरवाइज इतनी ही वेटेज में पास में बड़े लेंदी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। चलिए जी, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है, कंसिडरिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड रेजिम के हिसाब से। इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम बैंक अंडर रिवर्स मॉर्गेज अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आप कहेंगे जी ये चीज एग्जेम्प्ट है, दिस इज एग्जेम्प्ट एंड इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1043। अगला, इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट, ये पर्सन जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है, ये भी चीज पैरेलली याद कर लेंगे। ये पर्सन रेजिडेंट है, एज 80 इयर्स या इससे ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है। इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट फुली टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट फुली टैक्सेबल। दोनों चीजें जो है वो आपके हाथ में फुली टैक्सेबल होंगी, लेकिन इन दोनों के लिए आपको बाद में 80 टीटीबी में 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में हम कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको पेंशन मिली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई पेंशन आपकी 4.5 लाख है, तो यहां पे आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16(1)(a) और आपके हाथ में ये 4 लाख का पैसा जो है वो टैक्स हो जाएगा। अब ये जो है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर, तो एक बात सुनिएगा, हाउस होल्ड डाइनिंग टेबल एंड चेयर जो होता है ना वो मेरे लिए पर्सनल इफेक्ट होता है, वो कैपिटल एसेट नहीं होता, और हाउस होल्ड फर्नीचर को बेच के मेरे पास कोई भी फायदा होता है वो मेरी इनकम मानी ही नहीं जाती है कहीं पे भी। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह रहे हैं ना तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट अटपटा हो जाता है। अब ये तो आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स में क्लियर करेगा कि वो क्या ओपिनियन ले रहे हैं। अब
मेरा अपफ्रंट जो ओपिनियन वन है वो ये है कि जी डाइनिंग टेबल और चेयर जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होते, पर्सनल इफेक्ट है। मूवेबल एसेट बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, जब ये मेरे लिए पर्सनल इफेक्ट है तो इस पे आने वाला कोई भी लॉस या गेन का कोई एडजस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कल को कोई कहे सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब कैपिटल एसेट तो होगा ही होगा। अगर आप ये व्यू पॉइंट चलाते हैं तो फिर इसको नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स कीजिए। तो जो भी आप अपनी एजम्पशन लेंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार ये शब्दों में ना जाके टॉपिक के असेंस में जाना चाहिए। अगला, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग ऑन इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। बेटा डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के स्कोप में कवर नहीं होती इनकम टैक्स में, भले ही जीएसटी में हो जाए तो ये भी आपके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। आप अपनी टोटल इनकम निकालिए, 5 लाख के स्लैब को लगा के आराम से टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Mr. Rakesh furnishes the following details for the year ended 31st March 2024. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2,80,000 का। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस की कोई भी इनकम मेरे पास है नहीं तो ये वाला लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 4 years। अगली चीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो देखिए जी 60,000 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बचा हुआ 140 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। अगली चीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर डिप्रिसिएशन 1 लाख है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ अ नॉर्मल बिजनेस, तो ये लॉस तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड होगा। सैलरी की इनकम कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जा चुकी है तो 2 लाख। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ये आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। 2 लाख के अगेंस्ट ये 80,000 का अमाउंट जो है वो आपका बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा। सेक्शन 71। हाँ, आगे एक चीज देख लीजिएगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राकेश फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। जी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट कर लिया इस पर्सन ने, मतलब ओल्ड रेजिम के हिसाब से जवाब देना है। अगर यहीं पे जवाब न्यू रेजिम के हिसाब से देना होता ना तो न्यू रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस इंटरनेट एडजस्ट नहीं हो सकते थे, बट ये ओल्ड रेजिम के हिसाब से तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म। फर्म से कल को प्रॉफिट कमाते हैं वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, कल को फर्म में लॉस है तो जब इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो लॉसेस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नो ट्रीटमेंट। ये लॉस भी एक तरह से एग्जेम्प्ट है, इसका कोई सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए पे किया चेक से, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया वाइफ के लिए चेक से, दोनों का मिला के 29,000 का अमाउंट आएगा। और यहाँ पे पर्सन की एज मेरे को नहीं दे रखी कहीं पे, तो फिर इसे नॉर्मल पर्सन मान के 80D के ब्लॉक 1 में मैं 25,000 रुपए का डिडक्शन ले लूंगा। अगली चीज, कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 1/20, दिस बीइंग द 8th ईयर ऑफ द लॉस। तो जी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1/20 है, बट इस साल पीजीबीपी इनकम खाली 1 लाख है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड पीजीबीपी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट करंट ईयर पीजीबीपी इनकम। 1 लाख के अगेंस्ट ये 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस 20,000 का बचा हुआ लॉस जो है वो लॉस लैप्स कर जाएगा। लैप्स क्यों कर जाएगा? लैप्स इसलिए कर जाएगा बिकॉज वो इस साल आखिरी साल था इसको एडजस्ट करने के लिए। बहुत ही इजी और बहुत ही इजीली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें घुमा फिरा के चीजें नहीं बोली हैं। और लास्ट तो आजकल ट्रेंडी बन चुका है, लास्ट में जो ये क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा हमारे पास आईटीआर वाले टॉपिक से आता है, इनकम टैक्स रिटर्न। Which all are persons required to mandatorily file the return of loss as per section 80 of Income Tax Act? रिटर्न ऑफ लॉस की बात बोली है बेटा सेक्शन 80, यहाँ पे 139(1) की बात नहीं बोली है, यहाँ पे सेक्शन 80 प्लस 139(3) के हिसाब से जो रिटर्न ऑफ लॉस आता है वो बताना है। तो किस किस को ये रिटर्न भरनी होती है? जिसके पास पीजीबीपी लॉस हो, चाहे नॉर्मल बिजनेस से, चाहे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस से, कैपिटल लॉसेज हो या लॉसेज फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, उससे आईटीआर लॉस की भरनी पड़ेगी सेक्शन 80 प्लस 139(3) के हिसाब से। अगर वो आईटीआर नहीं भरता तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम, अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस टाइम पे नहीं भरी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? सबसे पहली चीज तो आप पे लेट फीस लगेगी सेक्शन 234F की, और साथ के साथ ये लॉसेस जो है, जो लॉसेस मैंने आपको बोले कौन कौन से लॉसेस, पीजीबीपी लॉसेस, कैपिटल लॉसेस एंड लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन स्टिल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन बाकी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगला,
What is belated return and when it should be filed? If the person has not filed his original return within the time allowed under section 139(1), a person can file belated return under section 139(4). कब तक फाइल कर सकते हैं? Till 31st December of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. Explain non applicability of updated return. अपडेटेड रिटर्न का लॉ आप पे कब लागू नहीं होगा? या तो रिटर्न को अपडेट करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने वाले हैं या अपने आप को रिफंड दिलवाने वाले हैं, या आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ऑलरेडी एक बार रिटर्न को अपडेट कर चुके हैं, या फिर आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्शन इनिशिएट कर दिया है, तो उन केसेस में आप आईटीआर अपडेट नहीं कर सकते। सो विद दिस आपका जो इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पोर्शन था वो पूरा क्लोज हो गया है। एंड इफ यू आस्क माय ओपिनियन ऑन दिस सेम, रेगुलर बेसिस पे मेरे पास इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव पोर्शन में जो डिफिकल्टी लेवल रहता है उससे कम ही है इस बार डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चंस की लेंथ भी लिमिटेड है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, बहुत इजीली आपके टाइम के अंदर हो सकते हैं, और साथ के साथ डिफिकल्टी लेवल भी बिलो एवरेज, आई विल नॉट इवन से एवरेज, बिलो एवरेज है। एवरेज बेसिस पे थोड़ा सा जो पॉइंट होता है वो डिफिकल्ट आता है। जैसे टीडीएस का क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। सरप्राइजिंग चीज एक है, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम से एक भी क्वेश्चन नहीं है। आइडियली वो रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक अच्छी वेटेज हमारे पेपर में रखता है, बट इस बार वो कोई भी उसका कोई क्वेश्चन ना तो सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिला, ना एमसीक्यू में देखने के लिए मिला। चलिए जी, तो कैसा रहा जी आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पोर्शन, जितना मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, उस बेसिस पे क्या कहेंगे इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पोर्शन कैसा रहा? बढ़िया रहा। चलिए जीएसटी को डिस्कस करते हैं, और जैसे ही आप जीएसटी की बात कर रहे हैं थोड़ी सी तो हंसी आ रही है, चेहरे पे हंसी आई है, यस, थोड़े बहुत तरह के पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं इसको भी। गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, a registered person in Bharuch, Gujarat, engaged in various lines of business, बहुत अलग अलग तरह के इनके काम हैं, provided the following details regarding its transaction made during the month of May 2024. ठीक है जी। आउटवर्ड या इनवर्ड ट्रांजैक्शंस, बेटा पेंशन किसी भी गवर्नमेंट से मिले हर केस में टैक्सेबल होता है, और डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है। इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लेके चलते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं लेते, वो जीएसटी का कंसेप्ट होता है। यहां पे याद रखिएगा आपका जो टैक्स पेयर है वो एक कंपनी है, ठीक है जी, गुजरात में रजिस्टर्ड है, और मई 2024 की ट्रांजैक्शन आपको बोली गई है। Supplied a latest technology laptop with touchscreen option to managing director's friend. Open market value as well as sale to unknown customer was at 90,000, 60,000. आपने एक लैपटॉप मैनेजिंग डायरेक्टर के फ्रेंड को 60,000 में दिया, जबकि शायद इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 बनती थी। देखिए बेटा, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट विद अ रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? मैनेजिंग डायरेक्टर रिलेटेड पर्सन होता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर का फ्रेंड जो है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। यहां पे कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो फ्रेंड है वो अनरिलेटेड माने जाएंगे, और जब पार्टीज अनरिलेटेड होती है ना, वहां पे मार्केट वैल्यू के बेसिस पे असेसमेंट नहीं होता, वहां पे असेसमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे असेसमेंट होता है। असेसमेंट टेक्स प्लेस ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस। तो यहाँ पे पार्टीज अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड पार्टीज के केस के अंदर आपकी जो असेसमेंट है इट विल बी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे 60,000 की वैल्यू पे टैक्स बनता है। एक और चीज क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है कि गुड्स के ऊपर जो रेट है वो रेट आप 6612 चलाना और सर्विसेज पे 9918 चलाना। तो मैं यहाँ पे 60,000 रुपीज की वैल्यू पे जो रेट चलाऊंगा वो 6% और 6% चलाऊंगा। अगर यही लैपटॉप मैनेजिंग डायरेक्टर को बेचा होता तो मैं 90,000 के ऊपर असेसमेंट करता। एक्चुअली में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वैल्यूएशन इंटरमीडिएट में कवर ही नहीं है, वो सीए फाइनल में आती है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर का फ्रेंड और कंपनी जो है वो पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 60,000 की वैल्यू पे बनेगा। अगला सप्लाइड, ये भी आउटवर्ड लेग की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये भी आपकी आउटवर्ड लेग की ट्रांजैक्शन है। सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्रीज, a registered person in गांधीनगर, गुजरात,
Logo design was supplied by MK Industries. Out of 5 lakh, material cost was 4 lakh and balance was printing cost. MK Industries को हम प्रिंटेड लेटर कार्ड्स अवेलेबल कराते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट है, उनका लोगो उन्होंने सप्लाई किया तो हमने उनके लेटर कार्ड्स पे उनका लोगो भी छाप दिया। जब आपने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे एक पॉइंट ये आया था कि अगर मानो सामने वाले के लिए कोई कस्टमाइजेशन एनवेलप्स लेटर कार्ड हम सप्लाई करते हैं और सामने वाला अपना लोगो देता है, तो वो ट्रांजैक्शन अपने आप में कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है, जिसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है ये मटेरियल जो लेटर कार्ड्स है। यहाँ पे भी देखिए मेन पैसा जो मटेरियल का है, तो ये ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई है। मैं मान के चल रहा हूं कि बायर को ये 5-5 लाख में हमने बताया नहीं कितना मटेरियल कितना प्रिंटिंग, सिर्फ क्वेश्चन में फैक्ट्स के लिए दे रखा है। ये ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई है, इसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो है वो मटेरियल है, लेटर कार्ड्स हैं, तो ये 5 लाख की वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और इस पे 5 लाख पे 6% और 6% मिलेगा। सर हमने 4 लाख पे 6% और प्रिंटिंग की 1 लाख पे 9% किया, तो बेटा वो बात शायद सही है अगर आप ये मानते हैं कि जो इनवॉइस रेज हुआ है उसमें मटेरियल और प्रिंटिंग कॉस्ट की वैल्यू सेपरेटली बताई हुई है। अगर आप कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ द मटेरियल एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट इज सेपरेटली इंडिकेटेड टू द बायर, तो फिर वो तो आपने ट्रांजैक्शन को स्प्लिट ही कर दिया, वो तो बंडल ही नहीं रहा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये 4 लाख और 1 लाख की वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, मटेरियल है। और इस रिस्पेक्ट में हमारे पास आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी क्लैरिफिकेशन है और उस प्रॉपर क्लैरिफिकेशन में ही लिखा हुआ है इसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। आपकी बुक में भी एक टेबल बनी हुई थी, उसमें आपने इसे फिल किया था, 4-5 अलग अलग ट्रांजैक्शन थी जहां पे वो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स या सेल ऑफ रीट्रेडेड टायर्स वाला टॉपिक था उसके साथ। अगला, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ओमनी बस के लिए एक नया पॉइंट ऐड हुआ था, बट वो नया पॉइंट जो है वो तभी लागू होता है जब सप्लायर कंपनी ना हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ओमनी बस की जो बुकिंग है उस पे सेक्शन 9(5) का लॉ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला लॉ तभी लगता है जब सप्लायर कंपनी ना हो। यहाँ पे सप्लायर जो है वो हमारी कंपनी है और जब सप्लायर हमारी यहाँ पे कंपनी है तो यहाँ पे 9(5) का लॉ नहीं लगेगा, जो वेंडर है वो खुद टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा। तो ये 12,58,000 की वैल्यू पे आप 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी पे करने के लिए लाइबल रहेंगे। अगर यहाँ पे सप्लायर अदर देन कंपनी होता तो फिर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी हमारी नहीं बनती, ईसीओ की बनती, बट एग्जिस्टिंग केस में 9(5) का लॉ लागू नहीं होगा। ये भी आउटवर्ड लेग की ट्रांजैक्शन है। बेटा ईसीओ वाली ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लूंगा। प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। आपने एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी को केटरिंग की सर्विसेज दी है। केटरिंग की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं जब वो किसी स्कूल को प्रोवाइड होती है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड होती है, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती है, एग्जेम नहीं होती। एग्जेम्पशन जो है वो एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल के रिस्पेक्ट में है। ये भी आपकी आउटवर्ड ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो डीलर है वो डीलर गुजरात बेस्ड डीलर है और आपने केटरिंग की सर्विसेज दी है पटना बिहार में उनकी यूनिवर्सिटी को, तो लग रहा है ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगी और जब ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगी तो इस पे आपका 9% और 9% जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं 18% आपका आईजीएसटी लगना चाहिए। ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है तो 18% आईजीएसटी। आगे बढ़ते हैं। Made supply of goods in the territorial waters of India to Blue Waters Incorporation registered in the state of Maharashtra। ये आपको स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि रेसिपिएंट तो महाराष्ट्र की स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन आपकी सप्लाई गुड्स की टेरिटोरियल वाटर में हुई है। तो यहां पे ना मेरे लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10(1)(a) के हिसाब से निकलेगा। B2B ट्रांजैक्शन है एंड सप्लाई इन्वॉल्विंग मे बी मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो मैं तो ये मानूंगा गुड्स की मूवमेंट है। कहां पे गुड्स आपने अवेलेबल कराए? सच प्लेस ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 नॉटिकल माइल टू द बेसलाइन ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ गुजरात एंड 7 नॉटिकल माइल टू द बेसलाइन ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मेरे पास आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 आता है, वो कहता है जी अगर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स में लाई करती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में मानी जाएगी जहां पे नियरेस्ट बेसलाइन है और नियरेस्ट बेसलाइन आपकी गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में होनी चाहिए और जब प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में होनी चाहिए तो सीधी सी बात है ये ट्रांजैक्शन सप्लायर भी गुजरात का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात की, तो ये 4.5 लाख की ट्रांजैक्शन पे आपका
गुड्स की ट्रांजैक्शन है तो 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी आएगा। तो आप कहेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन द नियरेस्ट बेस लाइन, इन द स्टेट वेयर द नियरेस्ट बेस लाइन इज लोकेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन गुजरात, एंड व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन गुजरात द ट्रांजैक्शन विल बी इन इंट्रास्टेट सप्लाई बिकॉज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट। तो 4.5 लाख पे 6% सीजीएसटी 6%। सर 9 क्यों नहीं यूज किया? बेटा गुड्स की ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5 ये गुड्स की ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे जीएसटी रेट 12% रहेगी, और उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आपकी थर्ड और फोर्थ है ये सर्विसेज की है तो यहाँ पे आपकी जो रेट है वो 18% रहेगी, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर। बेटा आप कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। बेटा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपका रेसिपिएंट जो है ना वो रजिस्टर्ड है। आज के डेट में गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए B2B और B2C का लॉ अलग है। B2C ट्रांजैक्शन के लिए 10(1) देखते हैं, वहां पे रेसिपिएंट का एड्रेस मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, लेकिन B2B ट्रांजैक्शन के लिए हम 10(1) या 10(1) देखते हैं। 10(1) कहता है जहां पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होती है, 10(1) कहते हैं जहां पे गुड्स अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन सप्लायर से आपने परचेजेस किया, इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी इज अवेलेबल वेयर द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। कुछ एक ही एडिशनल पॉइंट है, ये देखते हैं। ऑल द फिगर्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंट्रास्टेट एक्सेप्ट वेयर डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ रेसिपिएंट आर गिवन, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। एक लास्ट पॉइंट मेरे पास ये है, during the course of filing invoices, accountant identified an invoice dated 31st March 2024 issued by Mr. Mahajan, whose residential house was taken on rent for managing director of the company for his residential use. सुनिएगा, सप्लायर कौन? सप्लायर इज मिस्टर महाजन। रेसिपिएंट कौन? अपनी कंपनी। मिस्टर महाजन ने कंपनी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दी है ताकि मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें रुक सके। ओवर हियर आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन पर्सनल कैपेसिटी में है। यहां पे जो ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इन अ बिजनेस कैपेसिटी बिकॉज द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज बीइंग टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी फॉर द यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अगर ट्रांजैक्शन पर्सनल कैपेसिटी में होती है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता तो वो एग्जेम्प्ट होती है, बट ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी, और ये टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम। ये आरसीएम में टैक्सेबल होगी। अब इसका इनवॉइस 31 मार्च 2024 का है और अभी तक इसके रिस्पेक्ट में कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, तो यहां पे लगेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13(3), जहां पे आपकी सर्विसेज के लिए आरसीएम होता है 13(3), और 13(3) के हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट तो है ही नहीं बिकॉज अभी तक पेमेंट हुई नहीं है। इनवॉइस 31 मार्च का है, तो अप्रैल में 30 दिन आ जाएंगे, मई में आप 30 दिन आ जाएंगे, 30 दिन ले लेंगे, तो 61st डे फ्रॉम इनवॉइस क्या आएगा? 61st डे फ्रॉम इनवॉइस मेरा आएगा 31st में। तो इस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई 31 मई 2024 लायक रहेगा, और क्योंकि आप मई 2024 की ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर कहानी देख रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन पे आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी आरसीएम में अराइज होगी वो मई 24 में ही अराइज होगी, और ये जो आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी है ये आरसीएम की लाइबिलिटी आईटीसी से पे नहीं होगी, आरसीएम की लाइबिलिटी कैश में जाएगी। 50,000 का 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी आपको आरसीएम लाइबिलिटी में पे करना रहेगा, और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आईटीसी लेना भी बनता है। सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज के स्टे के लिए कोई भी अकोमोडेशन ले तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, कहीं पे ये बात नहीं लिखी है।
प्रैक्टिकल लाइफ में इस पे कुछ एडवांस रूलिंग्स भी है, कुछ केस लॉज भी है। एडवांस रूलिंग्स केस लॉ इंटरमीडिएट के पीरियड में एप्लीकेबल, इंटरमीडिएट के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं होते, तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में 17.5 है। वो कहते हैं एम्प्लॉइज के घूमने फिरने से जुड़े हुए ट्रैवल बेनिफिट्स या क्लब्स की मेंबरशिप है उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉय के लिए गेस्ट हाउसेज या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की सर्विस लीज है, उस पर आईटीसी टैक्स लग के आया है, उसके आईटीसी के लिए 17.5 में कोई मनाही नहीं है। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस और बिजनेस मान के इसका आईटीसी लूंगा और इस ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स बनेगा वो मैं आरसीएम में पे करूंगा। ठीक है जी, डन विद दिस क्वेश्चन। फिर मेरे पास आया अगला 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ये जो हमारी क्लैरिफिकेशन है कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स होते हैं उस सिनेमा हॉल्स के अंदर खाना अवेलेबल कराया जाता है, तो उस खाने को कैसे टैक्स करेंगे? तो हम कहते हैं जी खाने को एज रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स करेंगे। तो एक जगह पे सिर्फ टिकट्स है 200 पर पर्सन, सिर्फ मूवी टिकट, तो इसे सप्लाई ऑफ मूवी सर्विसेज मानेंगे। ठीक है जी। इसके बाद स्नैक्स ओनली है तो ये सिर्फ सप्लाई ऑफ स्नैक्स माना जाएगा मेरे लिए। और जहां पे 350 रुपए में आपको एक कॉम्बो ऑफर दिया गया है जिसके अंदर टिकट भी मिल जाएगी, स्नैक्स भी मिल जाएंगे, तो ये एक तरह से आपका बंडल हो गया। और ये मानते हुए कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो ऐसी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होती है, क्योंकि आप आगे देखो ये कोई वन ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। कॉम्बो ऑफर में हमने 10,000 टिकटें पकड़ी हैं, स्टैंड अलोन टिकट 2,500 है, 1,000 टिकट स्नैक्स की है, 10,000 टिकट हमने कॉम्बो में पकड़ी है। तो ऐसा काम रेगुलर बेसिस पे आप करते हो और शायद बाकी कॉम्पिटिटर्स भी करते होंगे, तो उस वजह से ये ट्रांजैक्शन आपके लिए कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। और जब ये कंपोजिट सप्लाई आपके लिए मानी जाएगी तो इसके अंदर आपकी प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन रहेगी मूवी वाली ट्रांजैक्शन। जो सर्कुलर है ना, उस सर्कुलर में क्लियरली ये बात लिखी हुई है। ये सर्कुलर जो है वो आपके May 24 एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट थी और फिर आगे के लिए भी आपका एप्लीकेबल था। तो यहां पे हम कहते हैं जी आपका ये कॉम्बो ऑफर है, कॉम्बो ऑफर 350 रुपए का आपको पड़ रहा है। इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई आपकी मूवी वाली है, तो यहां पे आपको मूवी की तरह इसे ट्रीट करना रहेगा। सर कॉम्पोजिट नहीं माने, मिक्स माने, तो बेटा तब भी शायद आप बच जाओगे। क्यों बच जाओगे? बिकॉज कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई की रेट देखी जाती है और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट देखी जाती है। यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो है और वही हाईएस्ट रेट है, तो शायद आप बच जाओगे उससे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है रेट ऑफ जीएसटी टू बी अप्लाइड व्हेन कॉम्बो सप्लाई इज मेड, तो इसे मैं कॉम्पोजिट बोल दूंगा और कॉम्पोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई मेरे लिए सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा हो जाएगी। मैं इसे कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो ये मान के कहता हूं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट का सर्कुलर देखूं, जो इस पॉइंट में गवर्नमेंट ने सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, अगर मैं उस सर्कुलर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दैट सर्कुलर, तो वो सर्कुलर क्या कहता है? वो सर्कुलर एंड में कहता है जी it has been clarified by CBIC that supply of food or beverages in a cinema hall is taxable as restaurant services as long as food or beverages are supplied by way of or as part of service and supplied independent of the cinema exhibition service. अगली लाइन देखिएगा, it has been further clarified that where the sale of cinema ticket and supply of food and beverages are clubbed together and such bundled supply satisfies the test of composite supply, तो फिर आप इस पे प्रिंसिपल सप्लाई एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा मान के टैक्स कीजिएगा। सच सप्लाई सैटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई के टेस्ट को फुलफिल करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि यहाँ पे ये 10,000 ट्रांजैक्शन हुई है, तो शायद इनके बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन रेगुलरली होती होंगी, बाकी कॉम्पिटिटर्स भी करते होंगे, तो ये चीज मान के मैं इसे कंपोजिट सप्लाई मान रहा हूं। वैसे आप इसे चाहे कंपोजिट मानो या मिक्स मानो, आपका रेट दोनों जगह पे 18% ही आएगा, तो आप बच जाएंगे। और कल को सिर्फ स्नैक्स बेचे जाएंगे तो रेट आपकी 5% आएगी। और फिर आपको बोला जा रहा है ग्रॉस जीएसटी बता दो कितना होगा कितना नहीं होगा, तो देखिए जी 10,000 के जो आपने कॉम्बो में बेचे हैं, आपको इतना याद कैसे रहता है कौन से फोल्डर में क्या डाल रखा है आपने? बेटा याद इसलिए रहता है बिकॉज सारी बुक जो है वो खुद हम बनाते हैं अपने एंड से, तो हमें याद रहता है कौन सी बुक में कहाँ पे कौन सी चीज लिखी रहती है, तो जब खुद का किया हुआ काम होता है वो याद रहता है। तो देखिए 10,000 टिकट्स है, 350 है, इंटू यहाँ पे रेट 18% आ जाएगी। फिर 2,500 की खाली टिकट है तो 2,500 इंटू 200, यहाँ पे आपकी रेट जो है वो 18% आ जाएगी। और यहाँ पे 1,000 इंटू स्नैक्स के 250 रुपीज है, रेट 5% आ जाएगी। तो वैसे आप बच गए इस क्वेश्चन में, चाहे आप कंपोजिट माने या मिक्स माने, जो भी आपकी असम्पशन है, रेट आपकी 18 ही आएगी, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई पे 18 रेट है और हाईएस्ट भी 18 है।
हाँ बेटा, यहाँ पे इंट्राई यहाँ पे देखो ग्रॉस बोल रहे हैं, टोटल बोल रहे हैं, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी में ना जानने की जरूरत नहीं है, आपको रेट ऑफ जीएसटी बोल रहे हैं कि टोटल रेट कितनी है, तो आप कंबाइंड रेट पे जवाब दे सकते हैं अपना। ट्रांजैक्शन में इंट्रा या इंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्वेश्चन मजेदार है। नूतन लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर, 99 भी लिख सकते हैं, चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नूतन लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024। बेटा मैं रेट 18% टोटल बेसिस पे बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, मैं कह रहा हूं टोटल इतना जीएसटी बनता है, टोटल जीएसटी। क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहे, you are required to compute the GST payable by Nutan Limited under reverse charge basis for the month of June 2024. Reason for the treatment of each item should form part of the answer. All figures are exclusive of taxes wherever applicable. Assume the rate of GST as 18%, 9% and 9% of IGST, CGST, SGST respectively. Turnover of Nutan for the preceding financial year was 667 lakhs. बेटा आप जो भी लोग कह रहे हो ना, मैं वहां पे आई एम नॉट, पिछले क्वेश्चन में मैंने 18% की रेट या 5% की रेट लिखते टाइम पे ये नहीं माना कि ट्रांजैक्शन इंटर है, इन्होंने मेरे से रेट ऑफ जीएसटी पूछा तो मैंने टोटल रेट ऑफ जीएसटी का जवाब दिया है। बिल्कुल सही है आप लोग, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो इट विल बी 99 एंड 2.5 एंड 2.5। मैं तो कह रहा हूं टोटल जीएसटी, तभी देखिए ना लास्ट में पूछा भी ग्रॉस जीएसटी पेबल, तो आपसे स्पेसिफिकली आईजीएसटी सीजीएसटी वाइज नहीं पूछा हुआ, आप इसमें टोटल बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली इंट्रा मान के देना दैट इज ऑल्सो बिल्कुल राइट, ओके कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसमें। चलिए यहां पे आपसे यह पूछा गया है कि आरसीएम में कितनी लाइबिलिटी बनती है, रेट 9/9/18 लेके चलनी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 67 लाख से। पहला पॉइंट, पेड रेम्यूनरेशन टू मिस्टर मदन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, कंपनी डिडक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 192 सैलरी एंड 194J प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ग्रॉस पेमेंट मेड वर रुपीज 8,50,000 एंड 11,50,000 respectively for salary and professional services intra-state supply। जहां पे डायरेक्टर को सैलरी मिलती है ना पेमेंट, और उस पे टीडीएस इनकम टैक्स के लॉ में 192 में बनता है, वहां पे नेचर ऑफ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ जाता है, और जहां पे नेचर ऑफ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ जाता है वो ट्रांजैक्शन मेरे लिए सप्लाई होती ही नहीं है, इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी 8.5 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो सैलरी के लिए है, तो 8.5 लाख की जो पेमेंट है वो मेरे लिए सप्लाई नहीं मानी जाएगी, शेड्यूल 3 में है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। लेकिन जो आपकी 11.5 लाख रुपए की जो पेमेंट है, वो 11.5 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज की तरह है। टीडीएस याद करो 194J में आता है एक नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो ये नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर की सर्विसेज मानी जाएंगी, और ये 11.5 लाख की पेमेंट पे आपका आरसीएम का लॉ लगेगा। तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, 11.5 लाख की वैल्यू पे आपका 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी माना जाएगा। अगला, पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड इन एमपी फॉर इट्स प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सेम स्टेट विच वाज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। मई 2024 के अटेम्प्ट के टाइम पे इंडियन रेलवेज के रिस्पेक्ट में एक अमेंडमेंट हमारे पास आई थी, जो हमने मई 2024 के लिए अमेंडमेंट अपलोड की थी, उसके अंदर ये वाली बात इनकॉर्पोरेट भी की थी, और वहां पे अमेंडमेंट वीडियो में और अमेंडमेंट नोट्स में ये बात लिखी भी थी। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, चेंजेस हैव बीन मेड टू मल्टीपल एंट्रीज इन गवर्नमेंट सेक्टर टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दैट इज इंडियन रेलवेज शैल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज irrespective ऑफ द स्टेटस या टर्नओवर ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट एंड द अमाउंट चार्ज फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडियन रेलवेज की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आरसीएम का लॉ नहीं लगता है, ये ट्रांजैक्शन एफसीएम में जाएगी। इंडियन रेलवेज की ट्रांजैक्शन पे आरसीएम का लॉ नहीं है, एंट्री से एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवेज हर जगह लिख दिया था। जो नया एडिशन बुक का निकाला था उसके अंदर एग्जेम्पशंस की और आरसीएम की एंट्रीज में हर जगह लिखा था एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की ट्रांजैक्शन पे एफसीएम है, आरसीएम नहीं है। अगला पॉइंट, paid to XYZ Security Limited for providing security services to its warehouse across the state. Security agency is not registered under GST. Security services के रिस्पेक्ट में आरसीएम का एक लॉ है, वो कहता है सप्लायर जो है वो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए,
रेसिपिएंट जो है अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को आप आरसीएम में लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे केस में तो जो सप्लायर है वो है ही कंपनी XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। व्हेन द सप्लायर इज अ कंपनी, आरसीएम लॉ विल नॉट अप्लाई। आरसीएम का लॉ लगने के लिए सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वहां पे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे कर सकता है। यहां पे आरसीएम में टैक्स पे नहीं होगा बिकॉज द सप्लायर इज अ कंपनी। लास्ट पॉइंट, पेड फी टू लोकल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 4800। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जिम्पशन और आती है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट 5000 या इससे कम है तो ट्रांजैक्शन एग्जिम्प्ट होती है। गवर्नमेंट की सर्विसेज पे आरसीएम है लेकिन वहां पे आपकी सर्विस की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए आरसीएम का लॉ लगाने के लिए। यहाँ पे आपकी सर्विस की वैल्यू 5000 रुपए के अंदर अंदर है तो यहाँ पे आपका आरसीएम क्या है, एग्जिम्प्ट है। आरसीएम जो है वो लगेगा ही नहीं, ट्रांजैक्शन एग्जिम्प्ट है। तो ना तो सेकंड ट्रांजैक्शन पे आरसीएम है, ना थर्ड ट्रांजैक्शन पे आरसीएम है, ना फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आरसीएम है। आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 11.5 लाख रुपए की वैल्यू पे 9% और 9% जो है वो आपका आरसीएम है। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस बाय ब्रीफली स्टेटिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। आपको परसों भी जब मैंने सेशन लिया था मैंने बोला था पिछले दोनों अटेम्प्ट से प्लेस ऑफ सप्लाई पे 5-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आज भी 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं तो कुछ चीजें थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है। अब यहां पे मैक्सी फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट जयपुर राजस्थान hires Sargam Events LLP registered under GST at Sagar Madhya Pradesh for its annual event to be held in Gandhinagar Gujarat। सप्लायर कौन? तो जी सप्लायर यहां पे है सरगम इवेंट्स एंड सरगम इवेंट्स कहां पे बेस्ड है? एमपी में बेस्ड है। रेसिपिएंट कौन है? बेटा सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं है राघव, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम लगने के लिए सप्लायर का स्टेटस अदर देन कंपनी होना चाहिए। रेसिपिएंट जो है वो मेरे पास है बेटा मार्क्सी फार्मास्यूटिकल्स और ये जयपुर राजस्थान के वेंडर हैं। इवेंट कहां पे हो रहा है? इवेंट अपना हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। अब बात ऐसी है सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। ये ट्रांजैक्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाती है सेक्शन 13 सॉरी ये निकाली जाती है 12(7) के थ्रू। 12(7) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। 12(3) में मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, 12(4) में परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, 12(5) में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, 12(6) इवेंट। यस 12(7) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। 12(7) में ये आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। और यहाँ पे B2B और B2C के लिए लॉ अलग अलग होता है और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन B2B ट्रांजैक्शन है मुझे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इवेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। यहाँ पे मेरी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? यहाँ पे मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पे मेरा रेसिपिएंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विच इज जयपुर राजस्थान। बेटा यस जीएसटी वाला पोर्शन जो है वो एक्चुअली में चैलेंजिंग है। जीएसटी में बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं, इनकम टैक्स कंपैरेटिवली इजी है। अगला ये आपका बिल टू शिप टू आ गया। PSL Limited, a registered person in Chandigarh, Punjab, orders from CMR Limited, a registered person in Ranchi, Jharkhand, for delivery of goods to MH Limited, a registered person in Ranchi, Jharkhand. You are required to determine place of supply for both the above supplies made by CMR Limited as well as PSR Limited. तो जी एक है CMR Limited, ये रांची झारखंड में है। हाँ जी बेटा सेकंड पॉइंट में दो आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई आएंगे, क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। सी और सारी पार्टीज आपस में क्या है? रजिस्टर्ड है। CMR लिमिटेड, इसके बाद एक मेरे पास है बेटा PSL लिमिटेड। PSL लिमिटेड जो है वो चंडीगढ़ पंजाब में है, चंडीगढ़ पंजाब। और इसके बाद आपका एक है MHT लिमिटेड, वो रांची झारखंड में है। तो जी ये बिल टू है और ये शिप टू है। बिल टू शिप टू आपको मैंने बताया हुआ है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में
प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, शिपमेंट पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता। तो जो आपकी सेल सीएमआर टू पीएसएल सेल है, ये इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(b) के हिसाब से निकलेगा और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका आएगा चंडीगढ़ पंजाब, क्योंकि 10(1)(b) कहता है जी जिस पार्टी को सामान डिलीवर हो रहा है उसकी लोकेशन नहीं, जिस पे बिल रेज हो रहा है वो कंसिडर कीजिए। और जो PSL2 MHT है, इसका टाइम आपका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) के हिसाब से आएगा, यहां पे आएगा रांची झारखंड। तो जो बिल टू शिप टू सप्लाई होती है, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द बिलिंग पैटर्न। The location of the billing entity is relevant for the purposes of determining the place of supply. तो सीएमआर ने सामान भेजा एमएचटी को है भले ही, लेकिन बिल अपना बनाया है पीएसएल लिमिटेड पे, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ पंजाब है। और पीएसएल ने अपना सामान जो एमएच को भेजा है वहां पे गुड्स की मूवमेंट जो है वो टर्मिनेट हुई है रांची झारखंड में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रांची झारखंड है। तो फर्स्ट का चंडीगढ़ पंजाब, दूसरे का रांची झारखंड। अगला क्वेश्चन बेटा रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक को मिला के बनाया गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। Rameshwaram Industries is engaged in the manufacturing of semiconductors in the state of Assam. It makes only intrastate outward supplies. तो देखिए सिर्फ इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई है तो सेक्शन 24 मेरे पे लागू नहीं होगा, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यहाँ पे जो डीलिंग है वो डीलिंग सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में। नहीं बेटा, दोनों रांची नहीं होगा। जो बिल टू शिप टू सप्लाई है उसकी बिल जो है वो चंडीगढ़ गया है, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आपके लिए चंडीगढ़ माना जाएगा, वहां पे रांची नहीं माना जाएगा। चलिए, अगर आप लॉ की भी बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई की आप बात करें लॉ की, इफ आई टॉक अबाउट द लॉ ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैं जाता हूं सेक्शन 10(1)(b) पे, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू सप्लाई। In case of bill to ship to supply, the place of supply shall be the principal place of business of the party on whom the bill is being raised and not of the party to whom the goods have been actually delivered. Goods जो है वो actually में deliver हुए हैं रांची में, लेकिन जो इसका बिल है ना वो बिल बना है हमारा चंडीगढ़ की एंटिटी पे। मैंने क्लास में स्पेसिफिकली आपको ये बताया हुआ है, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू सप्लाई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल फॉलो द बिलिंग पैटर्न एंड नॉट द शिपमेंट पैटर्न। ये थर्ड पर्सन और इन सबके चीज में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बिल और शिपमेंट की बात करता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग पैटर्न पे आता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेटा, वो थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट को आप किस तरह से वर्षा लेके चलते हैं वो बात देखनी रहती है, उससे कंफ्यूजन होती रहती है किसको रेसिपिएंट बोले किसको थर्ड पार्टी बोले, इसीलिए मैं तो बिल टू शिप टू पैटर्न की बात करता हूं। जिसके ऊपर बिल रेज हुआ उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अब ये बंदा असम का डीलर है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है, तो असम में जो पर्सन सिर्फ गुड्स में डील करता है उसका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड 40 लाख होता है। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग फ्रॉम आसाम, इसका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड इज 40 लाख, और आपका 40 लाख का थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हुआ है 28 अप्रैल 2024 को। जिस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हुआ, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए। उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, और आपने एप्लीकेशन 15 मई 2024 को दे भी दी है, और आपको रजिस्ट्रेशन मिला है 29 मई को। क्वेश्चन आपको कह रहे हैं जी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दीजिए। सो वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच द पर्सन बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरे पास आएगी 28 अप्रैल। पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड, तो देखिए मैं लाइबल तो 28 अप्रैल को हो चुका हूं, लेकिन मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला ही 29 मई को है। तो 28 अप्रैल 2024 से लेके 29 मई 2025 के टाइम पीरियड के दौरान जब मैं इनवॉइसेस इशू करूंगा तो उसमें मेरा जीएसटी नहीं होगा, उसमें जीएसटी डालने के लिए मेरे को बाद में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। तो 28 अप्रैल 2024 से लेके 29 मई 2024 तक के जो इनवॉइसेस हैं इनके ऊपर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। कब तक इशू करने पड़ेंगे? विद इन 1 month फ्रॉम 29 मई 2024। आगे बढ़ते हैं। ये आपके रिटर्न्स के टॉपिक का है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट।
जीएसटी में कोई रिवाइज रिटर्न नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स में आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस करने के लिए रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, जीएसटी में कोई रिवाइज रिटर्न नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जीएसटी में आप फ्यूचर जीएसटीआर 1 में अपनी पुरानी गलती को ठीक कर सकते हैं। जो आपकी फ्यूचर जीएसटीआर 1 होती है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर जीएसटीआर 1 में आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। उसमें आपकी एक टेबल होती है अमेंडमेंट्स फॉर प्रीवियस पीरियड्स, उसको आप ठीक कर सकते हैं। एक्सेप्शन टू द रेक्टिफिकेशन, तो एक्सेप्शन टू द रेक्टिफिकेशन क्या है? एक्सेप्शन टू द रेक्टिफिकेशन है बेटा, अगर डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर दिया है, ऑडिट इंस्पेक्शन इन्फोर्समेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो अब आपको रिटर्न रिवाइज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और रिटर्न कब तक रिवाइज हो सकती है? तो रिटर्न आपकी रिवाइज हो सकती है टिल 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर जीएसटीआर 9 की फाइलिंग डेट, एक्चुअल फाइलिंग डेट, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे एक चीज देखिएगा, जब मैं आपको क्लास में बोलता हूं ना कि बेटा एग्जाम से पहले समरी बुक का एक एक अक्षर पढ़ जाइएगा, ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो रिटर्न्स अंडर जीएसटी है। रिटर्न्स अंडर जीएसटी में आपकी समरी बुक का मटेरियल है। यहां पे एक टॉपिक देखिए, अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन प्रायर पीरियड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन। इसके पहले पैरा से फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, एक्सेप्शन से दूसरा वाला पॉइंट जो उसका आंसर आएगा, और तीसरा वाला पॉइंट टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रेक्टिफिकेशन। सीधा एज इट इज वर्ड टू वर्ड उठा हुआ है कि रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते, मतलब डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते, और आप अपनी चेंजेस को कब तक ठीक कर सकते हैं, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा वैभव, उसका आंसर जो है वो महाराष्ट्र ही है। मैंने जब वो टॉपिक समझाया था तो मैंने ये भी दिखा दिया था कि हमारे पास, ये देखिए, आप आईसीआई की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल अपलोडेड है उसमें पेज नंबर 4.19 पे जाके ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस स्टेट एक्स का है और जो डिलीवरी एड्रेस है वो स्टेट वाई का है। तो इन दिस के स्टेट वाई जहां पे डिलीवरी एड्रेस लोकेटेड है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। The supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice for the purpose of determination of place of supply. ये जनवरी 2025 के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट थी। जिन्होंने करी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं करी है उनको नहीं पता। अब एक और चीज देखिए, कैसे अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट पे, हाइब्रिड एन्युटी मोड पे। दिस वाज वंस अगेन द लेटेस्ट अमेंडमेंट फॉर जनवरी 2025 एग्जाम्स। जनवरी 2025 एग्जाम्स के लिए जब अमेंडमेंट कराई थी, अमेंडमेंट वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, उस टाइम पे आप देखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक में ये रही clarification on time of supply in respect of supply of services of construction of road and maintenance thereof of national highways project in HAM model, hybrid annuity model। ठीक है जी, आगे बात पढ़ते हैं। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है वो कहती है जी आपको पेमेंट जो है वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, तो ये एक तरह से कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस के अंदर इनवॉइस टाइम पे आ जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपकी वो चीज टाइम पे नहीं आती है, इनवॉइसिंग की काम का टाइम पे नहीं करते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। बेटा नहीं वैभव, थोड़ा सा आप इस मामले में मिस इन्फॉर्म्ड है। वो जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट जनवरी एग्जाम्स के लिए भी लागू थी। अगर आप आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज पे जाते हैं, ये लीजिए, आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे गए, स्टडी मटेरियल में गए, स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे देखिएगा आगे आपके पास आ रही थी स्टैट्यूट, ये स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर जनवरी 25 एग्जामिनेशन। ये आईसीआई की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर जनवरी 25 एग्जामिनेशन, और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई पे जाके ये पूरी चीज लिखी हुई है, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं।
ये रहा clarification regarding place of supply, particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered person where billing address is different from address of delivery, और लास्ट में बोला हुआ है डिलीवरी एड्रेस के बेस पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे HAM मॉडल के लिए जो क्लैरिफिकेशन आपके जनवरी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल थी वो आप कवर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा 5 नंबर में ना पूछा जाना बड़ा अटपटा सा लग रहा है। ये बता दीजिए ओल्ड एज होम के लिए क्या एग्जाम्शन, इतना कंटेंट ही नहीं है मेरे पास बताने के लिए। एग्जाम्शन में हम ये कहते हैं सीनियर सिटीजन अगर ओल्ड एज होम में रुकते हैं और उनसे जो पैसा चार्ज किया जाता है सब कुछ मिला के, बोर्डिंग लॉजिंग मिला के, पर मंथ पर मेंबर जो पैसा चार्ज किया जाता है अगर वो 25,000 या इससे कम है तो एग्जेम्प्ट है। तो द सप्लायर विल बी एन ओल्ड एज होम। जो ओल्ड एज होम होता है वो इनकम टैक्स में एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर होना चाहिए। रेसिपिएंट रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब एज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, मतलब एज 60 एंड अबव होनी चाहिए। जो पैसा है वो पैसा आपका जो चार्ज किया जाता है वो 25,000 पर मंथ या इससे कम होना चाहिए, एंड दैट अमाउंट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, बोर्डिंग लॉजिंग एक्सेट्रा। अगला पॉइंट, Rule 138E of CGST rules prohibit certain persons to furnish the information in Part A of Form GST EWB 01 in respect of any outward movement of goods of a registered person, less this said person। कुछ लोग जो हैं वो GST EWB 01 में पार्ट ए जनरेट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जिसने पिछले 2 क्वार्टर से अपनी GST CMP 08 ना भरी हो, एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन जिसने अपने पिछले 2 टैक्स पीरियड्स की GST R3B ना भरी हो, या एक ऐसा पर्सन जिसका GST में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया हो, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो लोग जो है वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। लास्ट, लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस व्हिच वर सबस्यूम्ड इन द GST रिजीम। कोई भी 6 टैक्सेस बताइए, स्टेट टैक्सेस जो GST के रिजीम में सबस्यूम हुए थे। वंस अगेन वही वाली बात बोलूंगा, हमेशा बोलता हूं समरी बुक को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, बहुत सोच समझ के इसमें कंटेंट डाला गया है और इसमें डाला हुआ कंटेंट एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये देखिए स्टेट लेवीज एग्जाम में 6 पूछे और यहाँ पे एग्जैक्ट 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। वैट या सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, luxury tax, entertainment tax, taxes on lottery, betting and gambling, and state surcharges and cesses insofar as they relate to supply of goods or services। ये 6 पॉइंट लिखिए, आराम से आपके पूरे नंबर है। ठीक है जी, तो विद दिस हमारा जो पेपर है उसका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। जीएसटी में ICAI हैज आस्क्ड सर्टेन ट्रिकी पॉइंट्स, और जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपको पता ही है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में उनसे चीजें पूछी जाती है। और आज के पेपर में भी आपके पास ये जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें भी और MCQs में भी कुछ चीजें आपके डायरेक्टली अमेंडमेंट से पूछी हुई हैं। आई होप इससे आपको एकदम क्लियर हो गया हो कि आपने पेपर में कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट नहीं किया। एंड आई गेस अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए आप बहुत इजीली पास हो सकते हैं, बिकॉज MCQs में भी कुछ कुछ चीजें बहुत इजी थी, GST में भी कुछ कुछ चीजें बहुत इजी हैं, जैसे ये आपका पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें बहुत इजी है, कुछ एक चीजें ट्रिकी है। तो अगर एटलीस्ट उनको अगर मैं हटा दूं तो लार्जली आई थिंक आप 60 से अब बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बेटा विनायक, यहाँ पे जो आपकी स्लम सेल का पॉइंट जो था, स्लम सेल के अंदर जो मशीनरी सेक्शन 35 AD में जिसके लिए आप 100% डिडक्शन ले चुके हैं ना 50,000 की मशीन को, उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी, और इसमें हम मानेंगे 5 लाख के अंदर ये 50,000 की मशीनरी इंक्लूडेड है, तो ये 50,000 की वैल्यू को हटा के हम 4.5 लाख रुपए जो है मशीन की वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है जी, आज के लिए फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, काफी लेट हो गया है। यू कैन ऑल्सो हैव योर डिनर, आई विल ऑल्सो हैव माई डिनर। आज के लिए इतना ही, आगे आपको और मेरी तरफ से May 25 के लिए वीडियोस मिलते रहेंगे। जनवरी 2025 में जो पेपर गया उसका कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जो हमें करना था वो हमने क्लोज कर लिया है। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, और आपको एक कंप्लीट आइडिया लग चुका होगा कि आपके जो पेपर हैं उसमें कितनी चीजें ठीक है कितनी नहीं है। मैं आयुष वेरी सुन, बहुत जल्दी उसके रिस्पेक्ट में भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, a very good night to all of you, bye bye, take care।